तीन तीन शब्दों में पूरे वेद का जो इंटेंशनल मीनिंग है उसको बता। जैसे इज इक्वल टू MC² है ना, सूत्र फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला वो इज इक्वल टू MC² में पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या है। वैसे अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्मांड की व्याख्या है, इंडिविजुअल और कॉस्मोस के बीच का जो रिलेशन उसको एक्सप्लेन। तो एक तो हम हैं जो अकेले अपने को एक छोटा सा महसूस करते हैं, एक है कि हमारा ही जो दूसरा रूप है, जैसे हम अपने अंदर गहराई में जाते हैं तो लगता है कि हम वो नहीं हैं जो अभिमान करें, हम इससे और बड़े हैं, और होते होते लगेगा कि संपूर्ण विश्व हम हैं। इसलिए उसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब आप मैटर लेवल पे देखेंगे तो आपको तो टेबल अलग दिखेगा, चेयर अलग दिखेगा, बॉडी सबकी अलग अलग है, लेकिन यही आप जब एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे तो सब में एक ही है। तो ये जो कन्फाइंड स्टेट ऑफ मैटर से जो यूनिफाइड स्टेट ऑफ एनर्जी है, इसके बीच की जो यात्रा है, इसको अहम ब्रह्मास्मि। आप इसे समझ सकते हैं कि आइंस्टाइन ने जब ये दिया इज इक्वल टू MC², तो उससे पहले भारत में कितना इस पे काम हुआ। मैंने पीछे बताया था कि हाइजेनबर्ग जो थे वो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, तो हम जानते हैं 25 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज मिला था, ऐसे राइट। तो उनका सबसे बड़ा जो जीवन का जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया था वो यही था कि पार्ट और होल के बीच में रिलेशन क्या है, पार्ट क्या है, होल क्या है। पार्ट को हम पार्ट रूप में जान सकते हैं या पार्ट को हम होल के रूप में जान सकते हैं। तो इस रूप में जब उन्होंने कहा तो ये सारी बातें उपनिषद की। उपनिषद में हम पीछे हमने बात की थी कि जब हम बोलते हैं तो पार्ट हो गए, ब्रह्मांड के हम अंश हैं, और जब उसी को हम उसी के अंदर में जो उसका जो व्यापक रूप है, एटम में भी तो देखा ना, जब एटम को एक्सप्लेन किया तो लगा ना कि एक एक एटम में पूरा यूनिवर्स है। वैसे ही हर एक व्यक्ति में सारा संसार। तो जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे लगेगा कि हम जो अभी मान रहे वो नहीं है, इससे बहुत बड़े। उसका कल्मिनेशन जो है वो अहम ब्रह्मास्मि में, इसको सूत्र कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो 2:4-10 दूसरे अध्याय का चौथा जो ब्राह्मण है उसका 10वां मंत्र है, उसमें वहाँ पे ये सब बताया कि सूत्र है। सूत्र को कहते हैं, सूत्र वो है जो बहुत सारी चीज़ों को छोटे थोड़े शब्दों में बता दे। उसी को बाद में बेस बना के हमारे यहाँ सूत्र लिटरेचर डेवलप। जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दी तो सारा सूत्र है। अब योग सूत्र पतंजलि का है तो देखेंगे सूत्र, ब्रह्म सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, न्याय सूत्र है। उसमें क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 शब्दों को लेके बड़ी बड़ी बातें करी गई। अब उस पर सैकड़ों कमेंट्री लिखी गई उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे इज इक्वल टू MC² को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो बात तो 2-3 शब्दों की है, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ कह दी। ऐसे अपने यहाँ बहुत पहले, मतलब आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले ये सूत्र साहित्य विकसित होना शुरू, लेकिन इसका सीड जो है वो वेद में। इसीलिए हम वेद को क्या कहते हैं, मनुस्मृति में कहा है ना कि वेद जो है वो सभी का मूल है। हमको लोग कहते हैं ना, हंसी उड़ाते हैं कि जो कुछ होता है कहते हैं वेद में ही। तो आपको ये जब पढ़ने लगेंगे तो सचमुच लगेगा कि सीड फॉर्म में सब कुछ रखा। जैसे इज इक्वल टू MC² है, वैसे ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिसमें आपको जो चीज खोजेंगे वही मिलेगा आपको। अब उसकी व्याख्या कीजिए, आप उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो आपको फिर वही चीज दिखाई देने लगेगी। वर्नर हाइजेनबर्ग ने तो कहा है कि जब भारत का विजिट हुआ उनका, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर से जब उनका डिबेट हुआ है, उसके बाद कहते हैं क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये सब रिकॉर्ड पे, इसीलिए उन लोगों ने तो बहुत इसका उपयोग किया है अपने साइंस में।
लेकिन हमारे साइंटिस्ट नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया इस तरह। आचार्य जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये दो जो हैं ये ओरिजिनल साइंटिस्ट, इन्होंने भारत के सिद्धांत को लेके आगे बढ़ाया है साइंस। बाकी तो सब उधर ही देखते हैं, बाकी तो ज़्यादा उनका अपना कुछ, क्योंकि अपने ट्रेडिशन को पढ़ते नहीं है, तो उधर से जो आता है उसी पे आगे बढ़ते हैं, ये बात। तो इसमें भी हम जो कर रहे हैं अभी देख रहे हैं ना, एक तो श्रोत्रस्य श्रोत्तम, पिछला जो मंत्र हमारा था, दो चीज है। तो अभी हम पार्ट होल की बात जो कर रहे हैं, या कन्फाइंड स्टेट ऑफ रियलिटी है, और दूसरा जो ऑल परवेसिव रियलिटी, दो की बात है ना। तो हम जब आँख देखते हैं, जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो तो बड़ा लिमिटेड है, लेकिन उसमें जो देखने की शक्ति है, इंद्री कहते किसको, ये तो ये भी जानना जरूरी है, हम सेंस ऑर्गन कहते किसको। तो एक तो इसका मीनिंग है कि जो इन का मतलब होता है विषय, इन मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और द्र का मतलब होता है जाना। तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो जाए और उसको, विषयों की तरफ जो जाए, विषयों की तरफ जो जाए और उसको जो प्रकाशित करे, यानी उसका ज्ञान कराए। इन विषयान द्रवंती गच्छन्ति इति इंद्रिया। इनका मतलब ऑब्जेक्ट, द्र का मतलब जाना, ऑब्जेक्ट की तरफ जो जाता है और उसका नॉलेज हमें कराता है, उसको हम इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तब आप देख लीजिए सेंस ऑर्गन में आपको ये मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन इंद्रिय वर्ड जैसे ही आप इसको देखेंगे, इसके डेरिवेशन में ही पूरी फिलॉसफी रखी है। तो एक तो इंद्रिय का मतलब ये हुआ, उनको हम इंद्रिय कहते हैं जिसका ये नेचर है। अब ये नेचर जो है वो दो तरह की इंद्रियां हमारे हैं, एक को कहते हैं बाह्य इंद्रिय और दूसरा को कहते हैं आंतरिक इंद्रिय, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 मोटर ऑर्गन्स है, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये जो है इसको बाह्य इंद्रिय कहते हैं। और अंदर में जो हमारा है वो मन है, मन को इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। 5 है, कौन कौन से? 5 है, जैसे हमारा आँख है, आए, एक ऑर्डर में लीजिए, आकाश से आप पृथ्वी की तरफ आइए, तो आकाश जो है ना उसके लिए है हमारा ईयर, कान, ठीक है। और उसके बाद वायु है, तो वायु का है त्वचा, त्वक, स्किन, ठीक है। तीसरा है फायर, फायर के लिए है आँख, चक्षु। और उसके बाद है जल, जल के लिए है रसना, टंग। पंच महाभूत, 5 महाभूत का जो ऑर्डर है ना, डेवलपमेंट जो है, जिस रूप में उसका क्रिएशन हुआ है, उसी रूप में आप यदि देखेंगे ना, एक एक महाभूत को जानने के लिए एक एक इंद्रिय। पृथ्वी के लिए नासिका, क्योंकि पृथ्वी का जो नेचर है ना वो स्मेलिंग, गंध, तो गंध के लिए नासिका बनाई थी। नेचर का सारा ये मिरेकिल है। और जब देखेंगे तो एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रिय बनी। तो ये भी हो सकता है एक विषय है कोई जो हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि उसके लिए कोई इंद्रिय नहीं है। नहीं, ऐसा अभी तक नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हजारों वर्षों में हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने इस पे सघन विश्लेषण किया। इसीलिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनसे छूटी हुई। और उन्होंने ये क्राइटेरिया भी तो दे दिया कि अस्तित्व, अविधेयत्व और गेयत्व। वो मैं इतना नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि ये बाद में, लेकिन ये कह रहे थे कुछ हो जो हम जो नहीं जानते वो अभी नहीं है। ये जैसे न्याय वैशेषिक का पोजीशन में बता रहा हूँ, जैसे मैडम ने छेड़ दी बात को। देखिए न्याय वैशेषिक जो है ना, इसको वो रियलिस्ट सिस्टम, रियलिस्ट का मतलब है कि जो एम्पिरिकल चीज है ना उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता है, एज इट इज एक्सेप्ट करता है। तो फिर आप इसको कैसे प्रूव करें कि ये रियल, ये टेबल रियल, कैसे प्रूव करें?
तो न्याय वैशेषिक ने इसके लिए 2 क्राइटेरिया दिया है। एक ये है कि इट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर नॉलेज। रियलिटी इज रियल इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, यानी आप जिसको जान सकते हैं, ठीक है, वो पहला है। यदि ये ऐसा है तो आप मान सकते हैं ये रियल है। और इफ यू नो समथिंग देन यू कैन एक्सप्रेस दैट नॉलेज थ्रू लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये दूसरी शर्त, इफ द नॉलेज फुलफिल्स 2 क्राइटेरिया it means it can be accepted as real. And knowledge, reality, the foundation of that knowledge, it can also be supposed to be real. ठीक है ना। तो ये 2 चीज जान, ये न्याय वैशेषिक का पोजीशन है कि टेबल रियल है क्योंकि ये इसको हम जानते हैं, और यदि हम जानते हैं तो हम बता भी सकते हैं कि ये टेबल है। इसी को जैसे संस्कृत में आप देखेंगे ना, तो इसका क्या है, ज्ञेयत्वम अविधेयत्वम च पदार्थ सामान्य लक्षण। नोएबिलिटी एंड नेमेबिलिटी आर द क्राइटेरिया फॉर एस्टैब्लिशिंग रियलिटी। 2 चीज होना चाहिए। इसीलिए न्याय वैशेषिक की दृष्टि में ब्रह्म नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। ईश्वर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषद अभी आप पढ़ेंगे, उपनिषद कह रही है कि जो ब्रह्म जो है उसको भाषा से नहीं बता सकते। वो एक छोर है रियलिटी का, तो दूसरा नहीं, ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म नहीं मानते। ब्रह्म और ईश्वर में बहुत अंतर है। न्याय के ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्म को बता नहीं सकते। जैसे आत्मा है ना, तो उपनिषद की दृष्टि से आत्मा को भाषा में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, लेकिन न्याय की दृष्टि से बताया जा सकता। वेदांत के अनुसार वो अनिर्वचनीय, और वहाँ सब कुछ जो है वो निर्वचनीय। हाँ। तो एक छोर वो है और दूसरा छोर। तो आप इसे समझ लीजिए ना कि न्याय वैशेषिक उसी को मानता है जिसको हम जान सकते हैं और जिसको भाषा के द्वारा बता सकते हैं। और ये भी समझिए कि इंडियन फिलॉसफी में दोनों एक्सट्रीम्स हैं। न्याय कहता है कि ईश्वर को हम जान भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, और ये कहते हैं कि ब्रह्म को जान तो सकते हैं, बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो चीज है ना एक्सट्रीम है। इसीलिए न्याय वैशेषिक की बात अभी उपनिषद में ज्यादा करेंगे तो और कंफ्यूजन होगा। पहुंचेंगे तो एक ही जगह हमारा क्योंकि चक्र है, वो वहां से शुरू करेंगे, पहुंचेंगे वहीं। देखिए ना, न्याय वैशेषिक जो है ना प्लुरलिटी को मानता है। प्लुरलिटी मानता है। प्लुरलिटी का मतलब जैसा हमारे सामने जो कुछ है वही रियल। लेकिन मुझे तो अपने लिए भी तो वो जगह बनानी है, दर्शन भी तो पढ़ाना है। तभी तो मैडम के लिए बैकग्राउंड है। अगले उसमें तभी तो दर्शन पढ़ेंगे। देखिए प्लुरलिटी है ना, जो हमारे सामने जैसे जो कुछ भी है, हम सब अलग अलग हैं, टेबल अलग है, चेयर अलग है, तो जो प्लुरलिटी है न्याय वैशेषिक में वो रियलिटी। ठीक है, और ये जो प्लुरलिटी है और रियल इसीलिए है क्योंकि इसको हम जान सकते हैं, और इसको जानकर इसको हम भाषा के द्वारा बता सकते हैं, इसीलिए ये रियल। अब इस पैरामीटर में जो फिट नहीं बैठता, न्याय वैशेषिक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब उपनिषद यदि कहती है कि जो आत्मा को जाना तो जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। You can only realize it. You can realize only. You can't express it through language. तो अब यहाँ पे वो फिट नहीं बैठा ना उस मॉडल में, उस मॉडल में नहीं फिट बैठा। इसीलिए वेदांत जो है, जैसे मैडम ने कहा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। वेदांत को इसीलिए आइडियलिज्म को मानने वाला बताया गया है, जो जरूरी नहीं है कि वो बताया जा सके। तो इसलिए ये 2 छोर है। तो इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में आ गई बात कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि पार्ट एंड जो सूत्र से बात चली थी ना, सूत्र है, तो वो उसमें
सूत्र जो है अपने यहाँ बड़ा रिच ट्रेडिशन है, और सूत्र का भी बीज जो है वो वेद में, जो भी है वो वेद में है। इसीलिए वेद जो है उसको ज्ञान का मूल कहा गया है। वो ज्ञान मतलब वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, इसीलिए दोनों तरह के नॉलेज का उसको मूल कहा गया है। अब वो हंसे या जो हो, लेकिन वो है एम्पिरिकल जो नॉलेज है उसका भी सीड फॉर्म में आपको मिलेगा सब कुछ, और जो ट्रांसेंडेंटल है उसका भी सीड फॉर्म में मिलेगा। दूसरा लिटरेचर उसको कम्पीट नहीं कर सकता, ये तय है। और ये तो फिजिसिस्ट वगैरह ने ये बहुत हद तक सिद्ध कर दिया है कि दूसरा जो भी टेक्स्ट है किसी का भी, वो साइंस के उस पर कम्पीट नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा है तो वेद और क्लोज होता जाए, इतना डिफरेंस है। वो जब आप साइंस का जो बेसिक्स है और वेद दोनों देखेंगे ना तो आपको दिखने लगेगा ये है चीज। तो मेरा ये कहना था यहाँ कि दो तरह की बात इस मंत्र में कही गई है। एक तो वो हो गया नहीं इंटरनल एक्सटर्नल, दो तरह का ऑर्गन है, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। एक्सटर्नल में 10 है, 5 सेंस ऑर्गन 5 मोटर ऑर्गन, और इंटरनल जो है वो मन है, उसको अंतःकरण भी कहते हैं। वेदांत में वो अंतःकरण भी कहते हैं। और वेदांत जो है ना वो इंटरनल को उसके 4 नाम दिया हुआ है, 4 नाम दिया हुआ। जब आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन जब लेते हैं तो उसको बुद्धि कहते हैं, ठीक है। और जब आप अल्टरनेटिव आपके दिमाग में चलता है, ये ठीक है कि एनालिसिस जब आप करते हैं उसको मन कहते हैं, ठीक है। और अपने को जब आप आई के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको अहंकार कहते हैं। और आप जो नॉलेज को स्टोर करते हैं जहाँ, उसको चित्त कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो है ये एक ही है, इंटरनल ऑर्गन एक ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एक्ट्स, ठीक है ना। 4 नोमेनक्लेचर हैव बीन गिवन। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, संकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मनः, अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार, और अनुसंधानात्मिका या स्मरणात्मिका, 2 इसका डेफिनेशन है। अनुसंधान का मतलब जब एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज को तो उसको भी चित्त के थ्रू करते हैं, उस एक्ट को चित्त कहते हैं। तो दूसरा है स्मरणात्मिका, जो चीज ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको जब आप रिकॉल करते हैं उस एक्ट को भी चित्त कहते हैं। तो ये 4 जो है ना इसको कहते हैं इंटरनल ऑर्गन। तो जो पिछली बार हमने सुख दुख इत्यादि जो है ना, जैसे अब इंटरनल है और एक्सटर्नल है, तो उसी के बेस पे ऑब्जेक्ट भी इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहर के जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंस ऑर्गन के थ्रू जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंटरनल है, जैसे सुख है दुख है इच्छा है, ये तो एक्सटर्नल नहीं है ना, ये हमारा इंटरनल है और इसका हमें एक्सपीरियंस होता है। इसको हम जानते हैं कि हम सुखी हैं कि दुखी है, तो वो जिसके थ्रू जानते हैं उसको कहते हैं इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना। तो बाहरी चीज जब आप जानते हैं, टेबल जानेंगे तो उसमें इंटरनल ऑर्गन प्लस सेंस ऑर्गन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होगा। और जब आप सुख जानेंगे कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, तो फिर डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन प्लस सुख। तो इस तरह से नॉलेज का प्रोसेस है। यहाँ एक बात पूछनी थी, ये जो मन के लिए संकल्पात्मक बोला ना, संकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही मना। मन, तो मन तो विकल्प करता है ना, संकल्प कहाँ करता है? बुद्धि करती है कि निश्चय। विकल्प बिकम्स ऑल्टरनेटिव्स ना। विकल्प मतलब संकल्प विकल्प को एक शब्द के साथ लिया गया है, आप उसको वही मीनिंग लें, आप जो मीनिंग समझ रहे हैं वही मीनिंग। देखिए एक प्रोसेस है ना कि पहले जो है वो सेंस ऑर्गन और जो ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशन होता है, तो उसको कहते हैं, अब ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे उसको कहते हैं आलोचन, ठीक है। हाँ, आलोचन।
और जब आलोचन, जब आपका सेंस ऑर्गन उस नॉलेज को एक्वायर कर गया तो उसके बाद वो मन के पास जाता है, तो मन उसको एनालाइज करता है कि अब ये क्या ठीक है, प्रॉपर्टी कौन है, प्रॉपर्टी होल्डर कौन है, रिलेशन क्या है ना। आप मनुष्य हैं ना, तो मनुष्यत्व होना चाहिए ना, तभी तो मनुष्य होंगे ना। तो ये मन का काम है। और उसके बाद डिसाइड हो गया कि ये चीज है, तो बुद्धि के पास चला गया। बुद्धि का मतलब है कि डिसीजन का मतलब आफ्टर दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इट। फाइनल हो गया, ये जल है, अब इसको पी सकते हैं। उससे पहले का जो प्रोसेस है वो एनालिसिस ये सब चलता रहे, तो उसको बुद्धि कहते हैं। तो इस तरह से पर ये चारों चीजें एक ही हैं। चारों चीजें एक ही। और इसमें विवेक कहाँ बैठता है फिर? विवेक तो हुआ, बुद्धि हुआ ना, बुद्धि। हाँ, जो आपने अलग कर दिया। अब जैसे जल हो गया तो अब ये अन्न नहीं है, हाँ, मतलब विवेक से आगे विवेक हो गया। विवेक आगे का निकल मतलब विविनक्तीत विवेक का, जो ठीक। पृथक करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। जैसे ये ठीक है तो ठीक है, ठीक। गलत नहीं है, और यदि गलत है तो फिर ठीक भी नहीं, हम्म, तभी तो आप डिसीजन लेते हैं ना। इसको कहते हैं बुद्धि। और इसी बुद्धि जब आपकी सात्विक हो गई, बुद्धि तो तीनों तरह की हो सकती है ना। ऐसे काम से ठीक है। बुद्धि तो ऐसी भी हो सकती है कि इसको मारना है तो फाइनल डिसीजन है, ये भी तो बुद्धि है ना। या फिर धन कमाना है तो ये भी फाइनल डिसीजन। ठीक। लेकिन यही बुद्धि जब सात्विक होती है तो फिर आपको आत्मज्ञान कराती है। सर विवेक को आत्मा का विषय नहीं माना, हाँ? विवेक को आत्मा का बुद्धि विषय तो है, पता चल रहा है कि ये जल है, ये डेक्स है, इससे ऊपर जो नहीं यही करना है, ये सही है। बुद्धि कह रही है कि इस समय आग लगी नहीं, हुई है, आप, निकल जाओ, आप जल एक चीज जाओगे। समझ लीजिए, आप अलग मत कुछ करिए। टेबल में ही सब कुछ है। टेबल का एक ग्रॉस एस्पेक्ट है, इसी का सटल एस्पेक्ट है, इसी का कॉजल एस्पेक्ट है, और इसी का अंतिम एस्पेक्ट। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जो है उससे अलग सोचना है। चौथा क्या बोला था आपने? ट्रांसेंडेंटल। अच्छा। पहला तो ग्रॉस हुआ, जैसे टेबल है मान, फिर सटल, फिर कॉजल। टेबल है तो टेबल तो ग्रॉस दिख रहा है। अब आपको कहीं और नहीं जाना है। टेबल ही किससे बना है? तो एटम से बना है, एटम का सब पार्टिकल से बना है। ये इसका हो गया सटल एस्पेक्ट। और सब पार्टिकल किससे बना? तो एनर्जी से बना है, वो हो गया कॉजल एस्पेक्ट। और एनर्जी कहाँ रह रही है? तो उसका जो सबका सबस्ट्रेटम वो कॉन्शियसनेस माना। तो कॉन्शियसनेस जो है उसका ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट हो। एनर्जी तक तो आ गई ना, क्योंकि साइंस ने बता दिया है। अब साइंस कॉन्शियसनेस पे लगा हुआ है, तो जितना बता दिया है इतना तो कम से कम वेदांत को उसने एक्सप्लेन कर दिया ना। बस बस। अब इसके आगे का जो है वो साइंस भी उलझा हुआ है, सभी उलझे हुए। सारे उलझे हुए हैं, लेकिन वेद में ये क्लियर है। साइंस तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा कभी, कर पाएगा, वर्ड्स में कर पाएगा, कर पाएगा। उसको मेथड चेंज करना पड़ेगा। वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो एक्सप्लेन कैसे करेगा? नहीं, लेकिन जान तो सकते हैं ना। एक्सपीरियंशियल पे जब जैसे जाएगा। उपनिषद ने कहा है कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, फिर भी उपनिषद ने तो डिफाइन साइंटिस्ट किया। को ऋषि बनना पड़ेगा तभी होगा। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट को ऋषि बनना नहीं, पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उपनिषद ने ये कहा है कि इसको वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उपनिषद ने डिफाइन किया है। मेथड अलग है उसमें। अब ठीक कह रहे हैं, हमारे ऋषि अब समझ गए ना? वैज्ञानिक भी थे बहुत बड़े। मैंने एक पेपर इस पे लिखा था, डेफिनेशन ऑफ इनडिफाइनेबल ब्रह्म। आपको कम से कम अप्रोक्सीमेट तक तो पहुंचाएगा ना वो। एक गाइडिंग प्रिंसिपल तो है ना आपके पास कि हाँ ये हो सकता है, 100% नहीं है, नहीं, उस रास्ते पर तो आपको ले डायरेक्शन तो दे ही देगा ना कि रास्ते पर ये पहुंचा देगा। जेएनयू के गेट पे या भारतीय विद्याभवन के गेट पे देख लेंगे कि भारतीय विद्याभवन है, तो वो बोर्ड तो नहीं है भारतीय विद्याभवन, लेकिन इंडिकेट तो कर देगा ना कि इसके अंदर है। तो वर्ड्स आर इंडिकेटर्स, ये वेदांतिक पोजीशन। वर्ड्स आर इंडिकेटर्स। यही उसकी ना जो अनिर्वचनीयता को बताती है। वो कहते हैं कि बोर्ड पे लिखा है भारतीय विद्याभवन, लेकिन बोर्ड नहीं है भारतीय विद्याभवन। बोर्ड नहीं। आपको बोर्ड जो है इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय विद्याभवन इज इनसाइड। यही उपनिषद का कहता है।
कि Finger आत्मा is- का ये बता दिया है, बोला कि ये वर्ड है, आत्मा ये नहीं है, इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आपका अन्वेषणम कर्तव्य। नहीं, और वो वाया नेगेटिव चलते हैं इफ आई मे इंटरप्ट। हाँ, क्योंकि 100%। वो कहते जाएंगे ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी जो आप देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो सब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है ना, आप स्वयं हैं इसमें। नहीं, जैसे आपको कह देंगे कि टेबल ब्रह्म है, वो नहीं बोल, पहले कहेंगे टेबल ब्रह्म है, अब आप जब समझ गए तब बोलेंगे कि ये नहीं है। नहीं है तो आप अब एटॉमिक लेवल पे जाइए, वो ब्रह्म है। तो अभी नहीं। अब आप वहां तक जब ठीक हो गए तो कहते हैं अब ये भी नहीं है। नहीं। तब आप कॉजल स्टेट पे जाइए, कहते हैं ये ब्रह्म है, तो आप फिर कहेंगे ये भी नहीं है। तो फिर जो है उसको आप बताएंगे नहीं, उसका अनुभव करें। अनुभव करना। ये उनका मेथड, इसको कहते हैं नेति नेति। सर इसके लिए कोई सूत्र है? वर्ड्स आर इंडिकेटर्स। हाँ। संस्कृत में कुछ सूत्र या हाँ, कुछ है? संकेतक कहते हैं ना, वो तो बहुत जगह मिलेगा। कुछ है? इसके लिए तो पूरी फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज पढ़नी पूरी अगर मैं फिलोसफी। चाहती हूँ कोई सूत्र आप अभी संस्कृत में बता सकते हैं? वर्ड्स बना आर सकते इंडिकेटर्स। हैं, बना सकते हैं, बता नहीं सकते। नहीं होगा भी, वो दे देंगे, वो ऐसा हो है, ऐसे नहीं है। संकेत तो वैसे ही नाम है इसका। तो संकेत ग्रह कहते ही है लैंग्वेज। हाँ, संकेत मतलब वो रिलेशन है ना वर्ड और मीनिंग। इंग्लिश में एक और मुहावरा है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। हाँ, तो बहुत फेमस है। राइट, मैप ओनली काइंड ऑफ गिव्स यू ए रफ स्केच, इट्स नॉट द टेरिटरी। वो हाँ। बताता नहीं है कि अभी और इस वक्त भीड़ है नहीं है, ठंडी है गर्मी है। नहीं, एकदम ठीक है। दूसरी बात, आप पूरे पृथ्वी का मैप आप प्लेन पेपर पे बना लेते हैं, तो वो अर्थ तो नहीं है नहीं। लेकिन वो इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे ही लैंग्वेज जो भी है वो इंडिकेटर है, ऐसा वेदांतिक पोजीशन, ठीक है ना। तो इस बात को हम इसीलिए वो अनुभव को सबसे बड़ा उसमें प्रमाण मानते हैं कि आप खाना कोई खाते हैं, उसका भी टेस्ट एज इट इज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। मौके का गुड़ कबीर कहते हाँ, हैं। आप अप्रोक्सीमेट तक ला सकते हैं। लैंग्वेज का यही रोल है रियलिटी को समझ। तो ये कहने का मतलब है। तो आप आगे मंत्र देखेंगे अभी, जो वो कह रहे हैं ना कि हमें जब हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, तो ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से बाहर देखेंगे, यहीं पे इसी जो कुछ भी आपके सामने है, इसी का जो सटल एस्पेक्ट है, धीरे धीरे आप इसी के जब अंतिम रूप को देखेंगे तो आपको वही ट्रांसेंडेंटल मिल जाएगा। तो भारत में जो ज्ञान है उसमें बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं, इसीलिए आपके शरीर में ही चारों लेवल, चारों लेयर आपके शरीर में ग्रॉस भी है, शरीर में सूक्ष्म भी है, शरीर में कारण भी है, शरीर में फिर वो अंतिम तुरी जिसको कहते हैं वैदिक टाइम। तो इसी चीज को केनोपनिषद बता रहा है कि एक तो हमारा इंद्रिय है, आंख है, एक आंख का आंख है, ठीक है ना। तो आंख की आंख क्या हुई? एक तो इंद्रिय का अर्थ मैंने बताया कि वो इंद्रिय वो है जो विषय को समझे, उसका नॉलेज कराए। दूसरा जो इंद्रिय है, इंद्र का मतलब है आत्मा, इंद्र आत्मा, ठीक है ना। उस आत्मा का को जो इंडिकेट करे, सोर्स ऑफ द एसेंस, सोर्स। आप आंख से देख रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग इनसाइड। इसीलिए इंद्री का मतलब जब तक आपके अंदर इंद्री फंक्शनल है, इसका मतलब आप में वो कॉन्शियसनेस जो है वो फंक्शनल रोल में है। डेथ का भी तो यही है ना, सारे इंद्री बंद हो जाए, ये हो जाए तो आप नहीं रहेंगे। तो इंद्री वो है जो आपके अंदर एसेंस है उसको इंडिकेट करता है, इसलिए उसको इंद्री कहते हैं। तो दोनों अर्थ है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है ना। आंख से मैं देख रहा हूं, इसका मतलब कोई सोर्स है जो आंख से दिखा रहा है। तो एक तो हुआ आंख, एक हुआ वो आंख का जो सोर्स है, इसीलिए उसको कहते हैं आंख का जो आंख है। मन का जो मन है, एक मन तो एनालिसिस करवाता है, लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए प्रेरित कौन करता है? आपको शुरू में बताया था ना शोपेनहावर वाला लाइन जो आइंस्टाइन कोट किया करते थे कि जो वन कैन डू एज ही विल्स बट ही कैन नॉट विल एज ही विल्स।
और इसमें एक कोऑर्डिनेशन भी, जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई बोल रहा है तो आंख उसको देख रही है बोलते हुए, कान वही वर्ड सुन रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसने गंदे कपड़े पहने तो स्मेल गंदी आ रही है। सो देयर इज ए कोऑर्डिनेशन व्हिच, वही तो पांचों को तो कोई कोऑर्डिनेट कर बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड जस्ट इंडिविजुअल। माइंड भी इन्वॉल्व है उसमें, इन सबको एक कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है। जाने दीजिए इसमें दिक्कत क्या है। हम If I may interrupt, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट जो अजय ने दिया। न्याय दर्शन में आत्मा की सिद्धि इसी आर्ग्यूमेंट, प्रतिसंधाता आत्मा, कि एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ही ग्रहण कर सकती है। आँख केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकता है, वाणी केवल बोल सकती है, त्वचा केवल स्पर्श कर सकती है, लेकिन इन सबको कौन देख सकता है? वही तो आत्मा है। लेकिन अब इसमें एक अंतर जो है न्याय वैशेषिक और वेदांत में, वो भी मैं बता देता हूँ कि न्याय वैशेषिक में जो मन है ना उसको हम एटॉमिक मानते हैं, ठीक है, वो अणुरूप, ठीक है। अणु का मतलब सबसे जो सूक्ष्म। इसीलिए न्याय वैशेषिक के अकॉर्डिंग मन जो है एक बार में एक ही सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। यदि आप अभी आप देख रहे हैं तो माइंड जो है वो आई से कनेक्टेड है, आई ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड। उस समय में वो दूसरे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं हो सकता। यदि वो फिर अब आप बोलते हैं उस समय या उस समय स्पर्श करते हैं किसी को, तो वो इतना फास्ट है कि वो दोनों को कनेक्ट करता है, लेकिन आपको वो करेगा एक साथ एक बार में एक जो मल्टीप्लेक्स कर रहा है उसको। लेकिन वेदांत का इसमें दूसरा पोजीशन, वेदांत कहता है कि नहीं, ये अनुरूप नहीं है, ये मध्यम रूप है। हमारे जो सेंसेस हैं ना, क्योंकि अनुरूप उनके लिए तो अनुरूप भी मध्यम ही है, क्योंकि उनके लिए तो फंडामेंटल तो एनर्जी है। अब एनर्जी का जो है वो एनर्जी का एक तरह से फॉर्म है सब पार्टिकल, एनर्जी का फॉर्म है एटम, तो वो भी तो मध्यम हुआ ना, वो हाईएस्ट तो हुआ नहीं। तो उनके हिसाब से ये सब कुछ जो है वो मध्यम स्तर का, इसीलिए मन जो है एक साथ पांचों सेंस के साथ कनेक्ट कर सकता है। ये डिफरेंस है न्याय वैशेषिक का वेदांत, कि माइंड जो है वो एक साथ पांचों के साथ कनेक्ट कर सकता है। और सच्चाई क्या है, एक्चुअली क्या है? अब सच्चाई जो है वो अनुभव करें। आपके पास दोनों विकल्प है। हाँ, कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल से हुआ है ना कि मीठा सारे फल हैं, मिठाइयाँ हैं, लेकिन मीठा क्या है वो तो अनुभव करने से ही पता चलेगा अनुभव ना। से, अनुभव जो है वो सबसे बड़ा प्रमाण है वेदांत में। इसीलिए अब आपको ये एक दो विकल्प है, एक न्याय वैशेषिक ने पोजीशन लिया हुआ है, दोनों वेद को प्रमाण मानता है, लेकिन दोनों का अपना, और बीच में सांख्य का तो वेदांत से मिलता जुलता है, क्योंकि सांख्य भी तो प्रकृति पे चला जाता है ना, तो वो बीच मध्यम का। तो ये है, तो इसी मंत्र में हम देख रहे हैं कि दो लेवल की बात हो रही है। एक जो है वो सेंस ऑर्गन है, एक जो है जो सेंस ऑर्गन का भी जो सेंस ऑर्गन, तो जो सेंस सोर्स जो है वो ट्रांसेंडेंटल, आप जो बोले ना इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी ही मानते हैं, क्योंकि उस लेवल पे ना कोई बाउंड्री नहीं है, उस लेवल पे कोई कन्फाइनमेंट नहीं है। वो जो है वो ऑल परवेसिव ही इसका सोर्स है, इस रूप में मानते हैं। इसीलिए हमारे ही अंदर वो सोर्स जो सबको कंट्रोल कर रहा है, जो सबको फंक्शनल बना रहा है, वो जो है उसी को आत्मा कहते हैं। और वो जान लेने से फिर आपका जो कन्फाइनमेंट है वो समाप्त हो जाता है, हम सीमित से असीमित हो जाते हैं, हम मूल जो प्रकाशक है उस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको प्रकाशित तो वही कर रहा है ना। हमें कुछ दिख रहा है, दिख रहा है तो आंख से, लेकिन आंख के पीछे जो सोर्स है वो असली में सबको प्रकाशित कर रहा है। डिटैचमेंट से क्या है? जब सर्व ऑल परवेसिव जब हो जाएगा ना सब, एक तो जब अटैचमेंट कब होता है, जब हम आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, टेबल अलग है, चेयर अलग है, तो मुझे टेबल चाहिए क्योंकि मुझसे अलग है। और जब ये लगने लगे कि मैं ही टेबल हूँ,
अटैचमेंट डिटैचमेंट विल नॉट बिकम मीनिंगलेस। मीनिंगलेस हो गया, ठीक है ना। आपको बृहदारण्यक में कहते हैं यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत्, जहां सब आत्मा ही है तो तत्र केन कम पश्य, तो वहां कौन कहेगा कि मैं अलग हूँ, टेबल अलग है और देखने वाला अलग है, जिसको देखते हैं अलग है। तो दो लेवल है, एक लेवल है जो हम अलग अलग चीज देखते हैं, पांचों सेंसेज अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन कहते हैं ये एक लेवल है। दूसरा लेवल है कि इसका जो सोर्स है, जो सोर्स है वो और परवेश है। यदि आप सोर्स तक पहुंच गए तो इमोर्टैलिटी, यदि आप यहां तक रह गए तो मोर्टैलिटी। जब यहाँ है तो सीमितता में है, वहां है तो असीमितता में, एक शांत है एक अनंत है, ठीक है ना। ये दो लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे अंत में कहते हैं अतिमुच्च धीरा, धीर लोग जो है, मैंने पहले भी कहा था कि धीर शब्द का प्रयोग इन्होंने बहुत किया है, क्योंकि धैर्य बहुत चाहिए। क्योंकि इतना वो ईशावास्योपनिषद में हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, इतनी चकाचौंध से भरी हुई चीज है कि हमारी इंद्रियां जो है, मन है, वो बाहरी चीज को देखने में ही इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए क्योंकि मन हमारा घबरा जाता है कि ये छूट रहा है हमारा सब कुछ, दूसरा जो है बहुत आगे बढ़ गया, इतना पैसा कमा लिया, इतना नाम हो गया, मैं पीछे रह गया। तो इसमें कहते हैं कि इसीलिए अधिकतर जो लोग हैं सबका इंद्रिय मन जो है इन्हीं को जानना चाहता है, इन्हीं को। तो इसको अभ्युदय कह दिया हमारे यहाँ, इसी को अभ्युदय कहते हैं, वर्ल्डली अचीवमेंट जिसको कहते हैं। लेकिन ये भी साथ में कह दिया कि ये सब कुछ है, प्राप्त होगा, लेकिन ये रहेगा नहीं बहुत समय तक, अनित्य है। इसीलिए कश्चित धीर, धीर कोई व्यक्ति जो होता है उसको जब पता चलने लगता है कि जिसके लिए सारा एफर्ट लगा रहे हैं वो कब तक है नहीं पता, या कहीं दुख का कारण हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो वो फिर जो सोर्स को ढूंढना शुरू करता है। अब सोर्स को ढूंढने के लिए भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने आप इंद्री पे ध्यान दीजिए कि इंद्री को कहाँ से मिल रहा है, वो फीडबैक कहाँ से मिल रहा है उसको। कितना इजी बनाया हुआ है देखिए, एक तो आंख है और एक है आंख में वो कहाँ से शक्ति आ रही है। हाँ जी, क्या आपने फील करा? हाँ? क्या आपने फील करा? नहीं, फील तो करते तभी तो पढ़ रहे हैं। इस तरफ देखिए, जब आपका झुकाव होता है ना, तो नहीं पूरा तो थोड़ा थोड़ा तो करेंगे ही, तभी तो, नहीं तो आपका फील करना और बात है रियलाइज करना। वी आर नॉट रियलाइज्ड, अगर जान रहे, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट रियलाइज्ड। कुछ तो सीखने हो ही रहा है। लेवल है। देखिए अहंकार के ना 3 रूप बताए, ये मैं सुरेश्वराचार्य जी का एक बता रहा हूँ। अहंकार जो है ना उसके 3 रूप बता रहे हैं। एक अहंकार तो अभी है जो हम लोग, जिससे हम शरीर को, मन को, इस सबको मिला के मैं मानते हैं, ठीक है। दूसरा अहंकार है जो आपने प्रश्न पूछा कि आप जब शांति का समय हो, एकदम शांत रूप में रहते हुए आप जब ये ढूंढना शुरू करेंगे कि आँख को कहाँ से शक्ति मिलती है, मन को कहाँ से शक्ति मिलती है, तो आपको उसकी झलक जरूर मिलेगी। ये दूसरे तरह का अहंकार। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो अहंकार का पढ़ रहे हैं। नहीं, वही मैं बताया ना, आप किस लेवल के अहंकार में है ये अब पता चल जाएगा ना। दूसरा लेवल ये हो गया, इसकी तुलना की है कि जैसे आकाश में तारे होते हैं, तो तारों के बीच में ही लोग आकाश को ढूंढ लेते हैं, इसको ढूंढना होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो ट्रांसेंडेंटल अहम है, इस अहम में ब्रह्म, उस अहम के बाद ये और कुछ नहीं है, केवल वही भेद समाप्त। एक तो है कि भेद है ही नहीं, वो परम अहम जो सोर्स की बात है। दूसरा है कि भेद है, उस भेद में आप ढूंढते हैं कि अभेद कहाँ है। और तीसरा है कि भेद में ही अहम है, ठीक है। तो 3 तरह के अहम की बात की है गीता में। इसी को कहते हैं सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान का मतलब है कि सब कुछ भिन्न भिन्न है, फिर भी उसमें कोई अभिन्न चीज ढूंढ लेना। जैसे विज्ञान की दृष्टि फिर ठीक से समझेंगे, सब अलग अलग है लेकिन सब में एक ही एनर्जी है, इसको ढूंढ लेना।
है ना, ये तो हो सकता है। जो ये जैसा ये हो सकता है वैसे ही ये कहते हैं कि जब भेद में अभेद को कोई ढूंढने लगे तो उसको सात्विक ज्ञान कहते, ठीक है, उसको दूसरे तरह का अहंकार कहते। और तीसरा अहंकार है जो भेद है ही नहीं, केवल अभेद ही अभेद। वो अहम एक वर्ड का बताना, वर्ड इंडिकेटर है, उसको बताने का प्रयास किया। सर इसका मैं एक आंसर मुझे जो लगता है इसका कि अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ रियलाइज्ड पर्सन तो अल्टीमेट रियलाइजेशन होगी तो मैं बोलूंगी नहीं। ये तो इसी वो में तो एक बताएगा बहुत अभी बड़ी चीज़ उपनिषद है। में जो बताएगा अभी आप ही बता रहे हैं, यही बताएंगे। बिल्कुल अगर वही मैं- बता रहा है जो आप बोल रहे हैं। और अगर मैं ये बोल भी दूं कि आई एम अ रियलाइज्ड पर्सन तो उससे सुमित को फायदा क्या होने वाला नहीं वो बोलेगा ही नहीं, जो बोलेगा वो रियलाइज Realize नहीं है। जो देखिए रियलाइज ना, है वो तो बनेगा बोल ही नहीं। सकते हैं नहीं, जब तक बोल रहे वो हैं तब झलक तक वाली का रियलाइज, यही केनोपनिषद में अभी आगे अगले में ही बताएगा। बताएंगे। और जो बोल देखिए रहा है हाँ, वो रियलाइज नहीं। देखिए 2 लेवल है ना। फिर एक जैसे आप बोलेंगे कि मैं जानती हूँ, जी तो मैं जानती हूँ में फिर नोअर आ जाएगा, मैं फिर आगे नोएबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्रोसेस आ जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा, नॉलेज। 4 चीज तो एटलीस्ट चाहिए। Once you claim I know table, it means you are the knower. Table is the object of knowledge. There is a process, and then result as knowledge. So once you claim 4 things automatically come. And you are different than the table. हाँ, and if you are different from table, it means you are ignorant. भेद बट मैं अगर कहूँ मैंने मेडिटेशन में आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग then you will realize this thing. As long as the difference exists, you have not realized yourself. फुल्ली नॉट You have Ah. not realized yourself. You have यत्र realized तु an द्वैतमिव object. भवति तत्र ब्रह्म इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम वो विजानाति। कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो जान लेता है वो ब्रह्म को तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो 2 चीज हो गई ना। एक आपने ये क्लेम किया तो फिर तो ग्रॉस हो गया अहंकार। दूसरा है कि हम क्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन भेद में ही अभेद को ढूंढ रहे हैं। तीसरा है कि अभेद ही हो गया, भेदित है ही नहीं। हम लोग शायद मध्यम कोटि में। तो इन्होंने कहा है कि आपने जाना, तो इस रूप में आप भी बैठेंगे तो आपको ये तो लगेगा कि हर एक सेंस ऑर्गन का कोई सोर्स है जो जहाँ से उसको कनेक्टिविटी है, कोई कोऑर्डिनेटर है। वहाँ आप दिमाग को ले जाकर भी थोड़ा बहुत जान ही सकते हैं, और टेक्स्ट में लिखा ही है। लेकिन जो असली जो रियलाइजेशन है जिसको कह रहे हैं, वहाँ भेद ही नहीं है, वहाँ सब कुछ आप ही है। तो वो प्रोसेस, ऑब्जेक्ट, नोअर, नॉलेज सब एक हो जाता हायर लेवल है। हायर हाईएस्ट कहें, उसके बाद कोई और लेयर है ही। तो यहाँ पे फिर हम आते हैं कि धीर शब्द जो है ना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि इस भेद में रहते हुए वो सोर्स तक पहुंचना। हमारे शरीर में भी तो अनेक भेद है ना, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, बॉडी है, सब कुछ सारी चीज है। इसी में इन सब में ही एक सोर्स को ढूंढना, वही कहते हैं अतिरिक्त धीरा। ये प्लुरैलिटी में रहते हुए सिंगुलैरिटी तक जाना, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवन्ति, so then you become immortal, ठीक है ना। जब तक आप शरीर को, इंद्री को, मन को, बुद्धि को जब तक अलग अलग रूप में देख रहे हैं तो मॉर्टेलिटी है, हम सब जानते हैं कि मरेंगे। लेकिन इन्हीं का जो सोर्स है, यदि उसको कोई समझ लिया इसी शरीर में, कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो आप फिर सोर्स पर पहुंच गए, तो इमॉर्टल। क्योंकि सोर्स का जो नेचर है वो मॉर्टल वाला नेचर नहीं, उसको नित्य का। ये दोनों का डिफरेंस है, यही मैं इसमें। अब अगला मंत्र देखिए, अगला मंत्र देखिए। अब ये दोनों में फिर डिफरेंस बता रहे हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति। लिख दूं? अजय अजय आ जाएगी। अच्छा ये हाँ इनकी आप लिख अजय अजय द्वयम वर्तते। अनिष्ठा अजय। ये तो उपनिषद पर काम कर रहा है ना, मांडुक्य उपनिषद।
सबसे जो वो है। देखिए अब ये जो मंत्र है ना इतना गंभीर है, अब इसको आराम से देखें। ये न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। है इसलिए पता चले ये अजय के पास सब रेडी रहता है। मैं तब तक छोटा छोटा बोलता हूँ, न वाक् इसको कई बार दोहरा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति। अब आपके सामने दोनों बातें बता दी है उन्होंने। एक तो चक्षु है, एक चक्षु का चक्षु, एक मन है, एक मन का मन है। ये तो बोलने वाले चक्षु जाती है। हाँ? ये तो बाकी कुछ और ही बोलते हैं। नहीं नहीं, अब आप पहले सुन तो लीजिए। कई तरह से कहेंगे एक ही बात। देखिए जो चीज कठिन होती है ना उसको लोग तरह तरह से बताना टीचर चाहते हैं। तरह तरह से समझाते क्या वो हैं। कोई भी चीज क्लिक कर जाए आपके दिमाग में। गीता भी यही है। हाँ 18 अध्याय नहीं लिखते ना, फिर तो अर्जुन को कहते बाण उठाओ शुरू शुरू करो। करो, वो सही बात है। 18 अध्याय समझा कहते अब यथेच्छसि तथा कुरु। हाँ, फिर क्या जो अब सारी बातें तुम्हें बता दे, अब जो मन है वो करो। वो करो मेरा वो ही कहता है मैं वही करूंगा हाँ, जो मेरा मन है। नहीं वो तो मैडम कह दिया ना, नहीं भी कह सकता है ना, 18 अध्याय फिर कहे कि कुछ नहीं करना हाँ। मुझे अब अपने हिसाब। अभी के स्टूडेंट तो जल्दी वही कहेंगे। अर्जुन वो तो अर्जुन जैसे शिष्य थे ना। करिष्ये वचन। हाँ ये भी कहें कि अर्जुन नहीं होते तो कृष्ण जी इतना एफर्ट भी नहीं नहीं करते। लगाते। ये भी है। तो अब कहते हैं देखिए दो चीज है ना, एक तो चक्षु है और एक चक्षु का चक्षु है। तो अब ये बात है कि चक्षु के द्वारा उसको जान सकते हैं या नहीं। चक्षु को तो उसके द्वारा प्रेरणा मिल रही है, लेकिन क्या चक्षु वहां तक आपको ले जा सकता है? उसको देख सकते। जैसे आप टेबल को देख रहे हैं, क्या आप कभी ट्राई करिए कि पीछे देख सकते हैं ऐसे? तो कहते हैं ये नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि एक कारण है, एक सोर्स है। सोर्स जो है उसको इसके द्वारा आप मन को मोड़ते हुए वहां सोर्स के रूप में तो ले जा सकते हैं मन को, लेकिन आंख से जैसे हम टेबल को देखते हैं वैसे पीछे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सीमित है, वो असीमित है। ठीक है ना? कारण जो होता है ना हमेशा कार्य से बड़ा होता है। कारण जो है वो हमेशा कार्य से बड़ा होता है। ठीक है ना? जैसे लकड़ी है ना, तो लकड़ी तो दुनिया की सारी लकड़ी हो गई ना, लेकिन उससे टेबल बना है तो टेबल तो छोटा हो गया ना, और लकड़ी जो है वो सबका सोर्स है। तो आप इसके थ्रू एक स्पेशल एफर्ट के थ्रू तो जा सकते हैं लकड़ी तक, पूरी लकड़ी, लेकिन आप जैसे इसको देख सकते हैं वैसे पूरे को एक साथ नहीं देख सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि चक्षु को उसके द्वारा तो जान सकते हैं, क्योंकि चक्षु उसके द्वारा फंक्शनल है। ये तो अनुभव है ना, किसी के द्वारा चक्षु फंक्शनल है। हमारे अंदर जैसे इच्छा शुरू होती है कि आंख खुल जाती है, वही उसी चीज पे हमारी आंख चली जाती है। अब डिजायर तो इसके पीछे है ना, ये तो अनुभव सिद्ध है। अब डिजायर तो कोई कॉन्शियस बीइंग ही कर सकता है ना। जैसे लाल कार खरीदे तो लाल कार ज्यादा दिखती है सड़क पे, हाँ, अगर खुद लाल कार खरीद ले तो हाँ। तो ये तो हमें अनुभव में आता है कि कोई जब हमारी इच्छा शुरू होती है तो मन भी फंक्शनल होता है, फिर सेंस भी फंक्शनल हो जाता है। वो डिजायर किसकी है? तो डिजायर तो नॉन कॉन्शियस बीइंग का हो नहीं सकता। ये तो पहला ये नस्तद व्याच चक्षी, ये नस्तद व्याच चक्षी, ये नस्तद व्याच चक्षी। ब्लैक पेन नहीं है ठाकुर जी? कल तो नए आए हैं पेन। ठीक है ना? तो अब ये आपको बताना चाह रहे हैं कि उस सोर्स से तो आई जो है वो फंक्शनल है, लेकिन आई के थ्रू उसको नहीं जान सकते आप, क्योंकि आई का एक बड़ा लिमिटेड एरिया है। आई का मतलब है कि इस कमरे को हम देख रहे हैं, जितना तक इसका एरिया है उतना तक देख सकते हैं, इसके आगे आई की कैपेसिटी नहीं है। तो छोटे से एरिया को देखने वाली आंख जो है वो ऑल परवेसिव सोर्स को नहीं देख सकता। ठीक है ना? उदाहरण आप जैसे लेंगे कि आप सूर्य जो है ना, सूर्य तो एनर्जी का सोर्स है ना, तो एनर्जी जो है वो हर एक चीज में है। सूर्य की एनर्जी हर एक चीज में, और दीपक में भी है।
तो दीपक के द्वारा एक अंधेरे रूम को तो आप प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन आप दीपक उठाए कहेंगे कि मैं इसके थ्रू सूर्य को देखना चाहता हूं, वो तो नहीं संभव है ना। दीपक जो है उसमें सन की एनर्जी है ना, दीपक में सन की एनर्जी है, और उस एनर्जी का यूज करके आप छोटी सी जगह को देख भी सकते हैं। लेकिन उसी दीपक से आप कहेंगे कि मैं सूर्य को देखना चाहता हूं, वो तो संभव नहीं है ना, क्योंकि वो इसका भी सोर्स है। जो सोर्स का सोर्स होता है उसको इसके थ्रू नहीं देख सकते। इसीलिए जो हमारे अंदर जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो उसके थ्रू आई फंक्शनल हो रहा है, और उसके थ्रू आई में वो कैपेसिटी आ रही है जिसके थ्रू वो थोड़े से जगह को देख सकता है। लेकिन उस आई के थ्रू आप उसको नहीं देख सकते। दीपक का उदाहरण सबसे अच्छा है। तभी मुहावरा बनाना, सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाने का मतलब है कि सूरज को दीपक के द्वारा नहीं देख सकते आप, वो नलीफाई हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है उसके सामने। वैसे ही आत्मा के सामने चक्षु का कोई उस रूप में कोई महत्व नहीं है कि चक्षु के द्वारा आप आत्मा को देखें। ये बताना चाह रहे हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु तत्र, तत्र मतलब आत्मनि, आत्मा तक चक्षु नहीं पहुंच पाती। न वाग गच्छति, हमारी वाणी जो है वह वाणी भी उसके द्वारा प्रकाश। देखिए जब हमारे फिर डिजायर होती है तो फिर ये फंक्शनल हो जाता है, हम फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर पूरा प्रोसेस है इसका। जब इच्छा होती है तो आपके अंदर उतना ही हीट जो है वो फंक्शनल होगा, हीट के अकॉर्डिंग उतना ही एयर फंक्शनल होगा। वो एयर जो है वो इसके थ्रू वोकल कॉर्ड के पास आके उतना ही स्ट्रक करेगा, और उसके बाद उतनी ही आवाज निकलेगी आपकी, जितनी डिजायर है आपके। फिर डिजायर किसकी है, तो इस आधार पे हमारी पूरी लिंग्विस्टिक्स है। इसमें मन और आत्मा को सेम माना गया है? बिल्कुल अलग कहीं भी तो इसमें मन की बात की जा रही है ना? नहीं। इसमें आत्मा मनो लिखा है, गच्छति मनो। मन भी नहीं जा सकता। न मनोगच्छति, ना ना मनोगत। अपन भी नहीं जा सकते। जैसे आंख नहीं जा सकती, वाणी भी नहीं जा सकती, वैसे मन भी नहीं जा सकता। 5 सवाल पूछे थे ना, वो सवाल याद रखिए। हाँ। 5 पहले में जो वो पूछे पहला जो मंत्र है ना, 5 सवाल थे, वही 5 उसी को एक एक करके बता। अब जैसे आपने कह दिया चक्षु, तो चक्षु जो है सारे सेंस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने कह दिया वाक, तो वाक जो है वो सारे मोटर ऑर्गन को, कर्मेंद्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्मेंद्री, देखिए वाक जो है ना, ये जब हमारा टेस्ट के लिए काम करता है तो ज्ञानेंद्री बन जाता है, और जब बोलने के लिए यूज करते हैं तो कर्मेंद्री बन जाता है। एक जो हमारा ऑर्गन है ना, वो दोनों काम करता है। रसना यानी आप खाएंगे तो वो टेस्ट का नॉलेज कराएगा, और जब आप बोलेंगे तो फिर वो कर्मेंद्री बन जाएगा। आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों वो एक साथ चल रहे हैं। तो आपको एक एक जो है एक एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे चक्षु ले लिया तो पूरे सेंस ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके द्वारा आप सबको समझ लीजिए कि यही सबका नेचर है। और जब आपको वाक बोला तो सारे कर्मेंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मन जब बोल दिया तो इंटरनल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्राण जो है उसका स्पेशल स्टेटस है। प्राण जो है वो तो इन दोनों से अलग है, इसीलिए प्राण को एक अलग ले लिया है। तो सब एक एक ले लिया है जो सबको रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो अब ये देखिए, न तत्र चक्षुर गच्छति, ये तो क्लियर है बिल्कुल। न वाग गच्छति, हमारी वाणी भी नहीं जाती। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांतिक पोजीशन है ये। इसका मतलब वाणी से उसको नहीं बता सकते। न्याय रहेगा तो कहेगा ये हम नहीं मानेंगे। यदि वाणी नहीं बता सकती तो फिर उसको हम रियलिटी नहीं मानेंगे, बस में, क्योंकि वो क्राइटेरिया, वो कंडीशन है उसका। यदि रियलिटी है तो फिर वाणी से जरूर वो बताया जा सकता। तो ये दूसरा है, न वाग गच्छति, नो मनो, मन भी नहीं वहां जा सकता। इसीलिए बाद में दूसरी जगह कहते हैं कि यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। अभी अगले मंत्र में देखेंगे इसको कि मन उसके द्वारा तो फंक्शनल होता है, लेकिन मन के द्वारा उसको नहीं जान सकते, ठीक है। न विद्मो न बीजानी मोह,
विदमो ठीक कीजिए, इसने विदो लिखा है। और नो भी विद्यो नहीं लिखा है, मनो विद्यो। से पहले नो भी नहीं विद्यो है ना ये, नहीं, विदमो है। अच्छे के बाद विदमो, इसमें और बीच में मनो से पहले नो भी नहीं लिखा। चक्षुर अच्छे के गच्छति बाद में नो नो मनो, नो मनो न वाग नो नहीं लिखा। वाग गच्छति म है, ध और म है, इससे पढ़ा नहीं जाता। नो मनो ना। ध और म है। द है द। एक वर्ड छूट जाएगा तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। नो मनो ठीक से। ना विदमो, विदमो ये है। अगर नो नहीं लिखा तो हो गया कि मन को जा सकता है, वहाँ पर जा सकता यहाँ है। पे ठीक से वो आया नहीं। न विदमो ये है विदमो। न विजानीमो यथा एत दनु, ये द न के ऊपर अजय यही तो टेस्ट है। अनुशिष्यात, नहीं अजय की गलती नहीं है, इसमें गलती है। उसमें ऐसे ही लिखा है। उसमें गलती है, Reading mistake है। वो दूसरे ट्रांसलेशन इसमें गलती है। यहाँ है थ अथो अन्य देवता अविदितादत रिकॉर्डिंग इति सूत्रम पूर्वेशाम ये नस्तत व्याचच व्याचक्षि। व छूटा हुआ ये देखिए तद व्याच व्या, ऐसे तद व्याच चक्षु च इसमें दोनों को एक नहीं मिला। व्या च चक्षुरे, क्षीरे नहीं यह छुरे, है ही नहीं। द के बाद पहले ये व छुरे फिर यह हाँ उसको नस्तत व्याच क्षीरे। वैसे ठीक है, क्षीरे इसमें दिया है, वैसे क्षीरे ही रहने दी। व्याच क्षीरे ये है टेक्स्ट। तो अब ना मना, ठीक है ना। नो जो है वो नो भी यूज होता है, नो भी यूज होता है, इसका एक ही मीनिंग, ठीक है ना। टेक्स्ट आप सबको पूरी की पूरी फॉरवर्ड की हुई है, उसमें डाली इधर देखें अब, नो मनो, नो का भी मतलब न होता है और न का भी मतलब न होता है, ये अव्यय है, ठीक है ना। ये ऐसे ही रहते हैं। मनो, मन भी नहीं जाता, यानी मन उसके द्वारा तो फंक्शनल होता है, लेकिन या प्रकाशित होता है, या मन उसके द्वारा जाना जाता है, मन के द्वारा वो नहीं जाना जाता, क्योंकि वही फिर एक सीमित है, एक असीमित है, कारण है, एक कार्य। इस रूप न विदमो न विजानीमो, कहते हैं कि न विदमो, हम जानते नहीं, हम नहीं जानते उसको। जानते का मतलब कि जो सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको हम नहीं जानते। और न विजानीमो, और ये भी नहीं जानते कि उसको हम बच्चों को कैसे बताएं। न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्या, किस आत्मा को बताएं कैसे। न विजानीमो को नहीं जानते हैं, क्या नहीं थे, द मेथड थ्रू विच वी कैन एक्सप्लेन दैट ट्रुथ थ्रू लैंग्वेज, ठीक है ना। ये भी नहीं हम जानते, प्रोसेस भी नहीं जानते। तो यहां तक ठीक है न। तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु प्लस गच्छति, चक्षुर गच्छति। न वाक, वाणी गच्छति। नो मनो, मन भी नहीं जाता। न विदमो, हम जानते भी नहीं हैं कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है या कैसे ये हो रहा है। न विजानीमो, इसको इससे जोड़ दीजिए, यथा एतत् अनुशिष्या, हम ये नहीं जानते हैं कि इस बात को अनुशिष्यात यानी शिष्य को कैसे बताएं। वो मान लीजिए ऋषि रियलाइज थे, लेकिन अब वो प्रोसेस ढूंढ रहे हैं, वो मेथड ढूंढ रहे हैं कि हम बताएं कैसे। आप तो मान लीजिए रसगुल्ला खा चुके, लेकिन अब दूसरा तो खाया नहीं है, उसको बताएं क्या कि इसका ये टेस्ट है, ये है, वो है, तुम भी खा लो। तो ये जो अनुभव की चीज है ना, इसीलिए अंत में सब जाके वही कहते हैं कि तुम भी खा लो, लेके खिला दो उनको, खिला दो। तो इसीलिए इसमें ब्रह्म ज्ञान कराओ यदि आपका अधिकारित्व तो है। तो उसके बाद ना आपको बताने की जरूरत, ना हमें बताने की जरूरत, अपना दोनों अनुभव अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो न विजानीमो, हम ऐसा नहीं जानते, यथा
एतत् मतलब ये जो आत्मा है, जो चक्षु का चक्षु है, जो मन का मन है, उसको कैसे अनुशिष्यात मतलब शिष्य को कैसे बताए। ठीक है, अब क्या है, फिर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब कह तो रहे हैं कि ये नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी बताना तो है, क्योंकि शिष्य बैठा हुआ है। तो उसको कहते हैं कि अन्य देव तद विदितात, जो आप जान रहे हैं, जो आप जान रहे हैं का मतलब यू नो थ्रू सेंसेस, थ्रू माइंड, मन और इंद्रियों से जिसको जान रहे हैं अभी, कहते हैं वो उससे अलग है। अन्यत एव, now what you know empirical reality, that atma is different from this empirical reality। समझ गए ना? अन्य देव, अन्य ही है वो, किससे? जिसको आप जानते हैं। किसको जानते हैं? जिसको आप इंद्री से जानते हैं। आप 5 इंद्री से, मन से, आप जितनी चीजों को जानते हैं, कहते हैं वो उससे अन्य है। क्यों अन्य है? क्योंकि जितनी चीज हम जानते हैं वो सब सीमित है। अभी मॉडर्न साइंस में चल रहा है ना, फ्रैगमेंटेड रियलिटी वर्सेज होलिस्टिक रियलिटी, या होल वर्सेज पार्ट। तो हम सेंसेस के थ्रू, वो एक बहुत अच्छा दिया है, एक मैंने बुक पढ़ी थी कि साइंटिस्ट क्वांटिफाई मैटर एंड इस जो ऋषि क्वांटिफाइज जॉय और स्टेट ऑफ रियलिटी। ठीक है ना? जॉय का दिया है कि आनंद को इन लोगों ने क्वांटिफाई किया है, वैज्ञानिक जो है वो मैटर को क्वांटिफाई करते हैं। तो अन्य देव, अन्य ही है वो। किससे अन्य है? तद विदितात, जो इसको, जो हम संसार को जान रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, विदित जो है उससे अन्य है। अन्य है क्योंकि इनके द्वारा वो नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो असीमित है, वो अनंत है, वो ऑल परवेसिव है। हम जिसको जानते हैं वो सीमित है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि जो ग्रॉस रियलिटी है उसको हमने सेंस के थ्रू जाना या मन के थ्रू जाना। आगे कहते हैं कि अविदितात अधि, कहते हैं इसका जो कॉजल स्टेट है, इसी का जो सटल स्टेट है, मान लीजिए अभी जो सब पार्टिकल लेवल की बात हो, तो उसको तो आंख से नहीं जानते ना, उसको तो मन से भी नहीं जानते, लेकिन वो है। अब जब तक मॉडर्न साइंस नहीं आता तब तक लोग कह सकता था कि कुछ नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन अब तो है कि है वो। तो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त ऊपर जो है, जिसको हम जानते हैं, उसका जो और सटल एस्पेक्ट है, कहते हैं कि वो उससे भी ऊपर है। विदितात अविदितात अधि, जिसको हम मन और इंद्रियों से नहीं जानते, वो उससे भी ऊपर है। तो इसका मतलब 2 हुआ ना, कि जिसको हम जानते हैं उससे परे है, जिसको नहीं जानते हैं उससे भी परे। अब आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएगा। ग्रॉस लेवल पे तो हम जानते हैं, तो उससे परे है। और जो सटल और कॉजल स्टेट है, जो सब पार्टिकल का स्टेट है और एनर्जी का स्टेट है, कहते हैं वो उससे भी परे है। तो जो जानते हैं उससे परे है, और जिसको नहीं जानते उससे भी परे। इसको आदि शंकराचार्य ने इस रूप में व्याख्या की। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? तो अब आपके हमारे ही शरीर के अंदर ये सब लेयर है। एक जो शरीर को हम देख रहे हैं ऊपर से समझ रहे हैं, लेकिन इसी शरीर का जो वो स्टेट है, जो तान्मात्रिक स्टेट है, उसको हम इंद्रियों से नहीं जानते, हम मन से भी नहीं जानते। इसी शरीर का जो वो रूप है, जो शक्ति है, केवल शक्ति रूप, उसको भी हम इंद्रिय से, मन से नहीं जानते। तो वो तो अविदित हुआ ना। ऊपर का जो पार्ट है वो तो विदित है, आत्मा ये नहीं है। हमारे ही शरीर में जो सब पार्टिकल का स्टेट है और एनर्जी का स्टेट है, उसको हम नहीं जानते, तो वो अविदित से भी ऊपर है। ठीक है ना? तो दोनों स्टेट को बताया है कि स्टेट यू नो थ्रू सेंसेज और माइंड, and state that you do not know through sense or mind।
this atma or the transcendental state of an individual is subtler than vidit and avidit. ठीक है ना? तो अब आप देख लें कि एक हमारा पार्ट विदित है, दूसरा अविदित है, सूक्ष्म और कारण को अविदित में ले लिया है। इन दोनों से जो परे है वह चक्षु का चक्षु है, वह मन का मन है, वह वाणी का वाणी है। ठीक है ना? तो इसीलिए अन्य देव तद विदितात, अथ और भी समझिए, इतना ही नहीं है, अविदितात अधि, जो नहीं आप जानते हैं उसके भी परे है वो। ठीक है? कहते हैं ये सारी बात जो है इति सुश्रुम पूर्वेशम, ये पहले के ऋषि ने हमें बताया हुआ है। दिस इज ट्रेडिशन। समझ गए ना? ये इसको इसीलिए हम कहते हैं परंपरा। जो वेद के ऋषि हैं वो भी कहते हैं कि हम पहले के ऋषि से सीखे हुए हैं। अच्छा, ये चीज एकदम देख लें कि ट्रेडिशन नहीं चल सकता जब तक उसमें साइंस ना हो। दुनिया के किसी कल्चर में आपको ट्रेडिशन नहीं अलाइव दिखेगा जहां साइंस ना हो। थियरी में नहीं ट्रेडिशन चलता है। ट्रेडिशन वहीं चलता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस को आप नेक्स्ट जनरेशन से शेयर करते हैं। तो इसलिए चूंकि ऋषि की परंपरा है, इसीलिए पूरा का पूरा उनको जो रियलाइजेशन है वो दूसरे को शेयर कर रहे हैं, वो दूसरे को ट्रेंड कर रहे हैं, दूसरा तीसरे को ट्रेंड कर रहे हैं। इस रूप में इति, ये जितनी बातें मैंने बताई है, कहते हैं सुश्रुम, सुना है, श्रुतवंतः, सुना है, किससे? पूर्वेशाम ऋषि नाम, पहले के ऋषियों से सुना है। ये जो ऋषि न हमारे लिए, हम लोगों के लिए, व्याच चक्षिरे, जिन्होंने ये बात हमारे लिए व्याख्या की है, प्रस्तुत किया है। ठीक है? तो पहले के ऋषि ने जिस तरह से हमें बताया है उसी को हमने समझा है, और वही बात आपके सामने हम रख रहे हैं। हाँ, ये समझ में आया? देखिए, आप एक चीज तो देखिए ना कि वेस्ट में भी ट्रेडिशन कब से शुरू हुआ है? गैलीलियो से, केपलर, कोपरनिकस। और साइंस जब है तो वो ट्रेडिशन है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज है ना जो जिसमें अनुभव इंपॉर्टेंट होता है, और आपको गुरु से सीखना ही पड़ेगा। देखिए, संगीत की परंपरा अपनी है ना, वो जब तक आप गुरु से नहीं सीखेंगे वो आएगा ही नहीं, टेक्स्ट पढ़ के कभी नहीं आएगा। चूंकि अनुभव का शास्त्र है, इसीलिए जो पहले के ऋषि ने जिस तरह का अनुभव किया है उसी तरह के अनुभव को उनको बताया है, और फिर उसी तरह का लिटरेचर भी कंटिन्यू किया। यही बात वो बता रहे हैं कि ऋषि ने ऐसा बताया है कि इन सब चीजों से आप उसको नहीं जान सकते। ऋषि ने यह भी बताया है कि जिसको आप जानते हैं उससे भी वो सटलर है, और आपको जो छूट गया है, जहां मन और इंद्री नहीं पहुंच रहा, उससे भी सटलर है, लेकिन वो है। ठीक है? कठोपनिषद में कहा अस्तित्वोपलब्धव्य, वो है। और मांडुक्योपनिषद में कहा स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, उसको जानो, जानना चाहिए। तो ऋषि ने सब जगह ये कहा है कि वो अनुभव का विषय है। अनुभव कैसा अनुभव? एक अनुभव जो सेंसेस के थ्रू हो रहा है, एक अनुभव जो सेंस के थ्रू नहीं हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने खोज लिया, ऑपरेटर्स ऐसा बना लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। तीसरा जो है वो उससे भी ऊपर है, जो सबका कारण है। जो सबका कारण है उसकी बात हम कर रहे हैं कि वो उसके थ्रू सब चल रहा है। इसी को बृहदारण्यक में कहा है अंतर्यामी। आत्मा के लिए शब्द लाया है अंतर्यामी। हम बोलते हैं ना अंतर्यामी, सब बोलते हैं, ये मैथोलॉजिकल टर्म भी है। भगवान अंतर्यामी है, ये है। अंतर्यामी का अर्थ क्या है? ये प्योर मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। कंट्रोलर, कंट्रोलर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है ना? ये मैंने बताया था कि सेमेटिक से हमारा यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। सो कंट्रोलर फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड।
बोथ ऑफ द कंट्रोलर आर द सेम। ठीक है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि एक कॉन्शियसनेस है जो हमारा एसेंस है, वो हमारी सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मन का मन है, और वही पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। तो जो आउट साइड से कंट्रोल कर रहा है वही इन साइड से कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से सारा प्रोसेस चल रहा है। आइंस्टाइन कहा करते थे कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। कहते हैं कि इवन योर फीलिंग, इवन द इनर एस्पेक्ट ऑफ योर सेंटिमेंट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इनसाइड और ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट। इसीलिए उनको कहते हैं ना सुपर डिटर्मिनिस्ट, उनको माना जाता है डिटर्मिनिस्ट। इसीलिए वो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते थे अनसर्टेन नाम की कोई चीज नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं पकड़ पा रहा। अनसर्टेन कुछ नहीं, सब कुछ सर्टेन है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड थ्रू सम बाय सम मिस्टीरियस प्लेयर। वो यूज करते हैं टर्म बाय सम मिस्टीरियस प्लेयर। दैट मिस्टीरियस प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज आत्मा इन इंडियन ट्रेडिशन। जो हमारे शरीर की सारी चीजों को जो अंदर से कंट्रोल कर रहा है, उसी का नाम है मन का मन, उसी का नाम है इंद्रिय का इंद्रिय, उसी को हम कहते हैं आत्मा। कंट्रोल करते हैं और कनेक्ट करते हैं, वही कंट्रोल उसी सेंस में। बिल्कुल। तो इंटर कनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट सारा मूल स्रोत ये, पार्ट होल उसी से। और इसीलिए अब मॉडर्न साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि जो हम कांस्टेंट कहते हैं, जो हम कहते हैं कि जो दो चीज के बीच में जो गैप है वो गैप नहीं है, दैट इज कॉन्शियसनेस। दो के बीच में साइंटिस्ट कहते हैं ना, दो पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है। जो उसको फील्ड, जिसको आप कहते हैं फील्ड, जिस फील्ड में जैसे समुद्र में उसी जल से बुलबुला निकलता है, उसी जल पे बैठा रहता है और फिर फूट के उसी में विलीन हो जाता है, वैसे ही उसी फील्ड से ये पैटर्न आता है। वो पैटर्न थोड़े समय के लिए सस्टेन करता है, फिर उसी में डिसॉल्व। एंड साइंस स्टॉप्स एट दैट फील्ड। Yes. फील्ड कौन क्रिएट करता है, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट। बिल्कुल वही जो नहीं कर रहा है वो यहाँ है ना, वो उससे आगे तो यहाँ की बात चल रही है ना। इसीलिए साइंटिस्ट सारे, जॉन ए व्हीलर कहते हैं ना कि आई वांट टू नो हाउ दिस डीपेस्ट थिंकिंग ऑफ इंडिया came to Greece, from Greece to modern science. Plus the same constant comes in different phenomena, physical phenomena. वो Whether तो- pi, for example, वो appears in अलग-अलग different जो- physical phenomena. जी, जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आएगा। लेकिन अंतिम जो कहते हैं ना कि एक फील्ड है जो सबको कनेक्ट कर, वो फील्ड जो है उसकी बात है, वो कॉन्शियस। मॉडर्न साइंस में भी दो चीज है, एक एनर्जी को कहते हैं कि वो मैटर है, वो कहते हैं नॉन डुअलिस्टिक मटेरियलिज्म। वो एनर्जी जो है वो एक है, सिंगुलर है, लेकिन वो मैटर है। ये भी कुछ साइंटिस्ट का मत है, लेकिन मैक्स प्लैंक हैं, इरविन श्रोडिंगर हैं, आइंस्टाइन है, ये सब कहते हैं नहीं, दैट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस है। तो साइंटिस्ट में दो ग्रुप है। वेद का पोजीशन है कि वो कॉन्शियस है, उसमें उनको कोई विकल्प नहीं। अल्टीमेट ट्रूथ इज कॉन्शियस। इफ इट इज कॉन्शियस, then it has desire, it plans everything. So this is not a accidental creation. एक दो है ना, by will or by accident. It is not by accident. The whole creation is by will. ये वैदिक पोजीशन। एक बड़ा ग्रुप जो साइंटिस्ट का है वो इसको मानता है। ठीक है ना, बाकी डिबेट है, बाकी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये मंत्र समझ में आ गया, ये पूरा पिक्चर उन्होंने बता दिया कि ये है रियलिटी है, और रियलिटी है तो ये भी बता दिया कि जो अंतर्यामी शब्द इसको हम कहते हैं। अंतर्यामी का मतलब अंतरे स्थित्वा नियमयति थी अंतर्यामी, हमारे ही अंदर रहते हुए जो हमको कंट्रोल करे। अंतर्यामी मत इज इक्वल टू आत्मा। आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर। हमारे अंदर ही रह के हमारी सारी क्रियाकलाप, एक्टिविटी को कंट्रोल कर। भूख किसे लगती है, प्यास कैसे लगती है, कौन खाता है, ये वेद में जगह जगह आपको मिलेगा।
कौन खाता है, कौन पीता है, कौन सोता है, कौन किसको इच्छा होती है, ये जिस सब इसका जो मूल सोर्स है उसका नाम है आत्मा। इसी को हम कहते हैं अंतर्यामी, जो अंदर ही रहकर सबको यमयति मतलब नियम, यमयति का मतलब नियमयति मीन्स कंट्रोल। ये ठीक है, अभी तो है ना समय। और अगला मंत्र है सबके पास टेक्स्ट। अजय एक बार और एफर्ट करिए। अब आप देखिए यदि मॉडर्न साइंस अभी डेवलप नहीं होता ना तो अविदितात अधि नहीं समझ पाते, नहीं समझ आता। ये मैं कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको किसी दुनिया के किसी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अकेला वेद में है और उपनिषद में, दूसरी जगह नहीं है। अब अविदितात जो है अभी पूरा सब पार्टिकल का, इसको हमारे यहाँ तन्मात्रा है। और तन्मात्रा जो है वो वैसे ही है जैसे कि समुद्र से बुलबुला निकलता है और उस बुलबुले का एक संसार बन जाता है, वैसे ही शक्ति से तन्मात्रा जो है फॉर्म मैनिफेस्ट करता है, उसी में सस्टेन करता है, उसी में डिसॉल्व। बस तब आपको नहीं लगेगा कि प्योर साइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव पर आधारित चीज है ना, इसलिए ये बात। इसी बात को जो साइंस का देख, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद में सेम यही, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये संसार उद्भूत होता है, जिसमें टिका हुआ है और जिसमें विलीन हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उसको जानो, है ना, कहते हैं उसको जानो। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। नहीं, जो ब्रह्म के हिस्से। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि थ्री प्रिंसिपल्स, क्रिएटर, प्रिजर्वेटर एंड डिसॉल्व हो, जिसमें उनके थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन। यहाँ पर लेकिन वो फॉर्म्स नहीं है, ये वो नहीं है, ये फॉर्म्स भी नहीं है। मतलब वो जो चतुर्भुज हम ब्रह्मा देखते हैं ना, वो अपना पुराण में सब है, फॉर्म। लेकिन ये प्रिंसिपल है Principle। जिसके थ्रू क्रिएशन होता है, जिसके थ्रू सस्टेनेंस है और जिसके थ्रू फिर डिसॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। तो जिससे होता है वो सोर्स है, जिसमें रहता है वो सोर्स है, जहाँ फिर डिसॉल्व हो जाता है वो सोर्स है, वो मन का मन है, वो चक्षु का चक्षु। समझ में आया? साइंस से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत हद तक इसको बता दिया है। अगला देखें, अब कुछ मतलब क्या नहीं रहा ये तो बता दीजिए। मतलब तो समझ ही आता। हाँ, आपको जहाँ दिक्कत हो ना उस समय बोलिए। तो हमारे साइंटिस्ट क्यों नहीं पढ़ते? साइंटिस्ट बढ़ेंगे तो वो साइंटिस्ट नहीं रहेंगे, वो कम्युनल हो जाएंगे। नहीं, रॉबर्ट ओपनहाइमर पढ़ सकता है, वर्नर हाइजेनबर्ग पढ़ सकता है, नील्स बोर पढ़ सकता है, हमारे यहाँ के फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ उनको कोई कम्युनल नहीं बोलेगा, हमारे यहाँ बोले, और वो डरते भी हैं। हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं इतना सब जगह बोलते हैं, तो हमको भी पहले वो निर्भीक हो के बोलते हैं ना। हमको भी कोई कह सकता है ना कि ऐसे पहले कहते थे, पहले तो साइंटिस्ट कहते क्या स्टोरी सुनाते रहते हैं, अब कहते हैं नहीं ठीक कह रहे, बहुत झेला है, तब जाके इस स्टेट पे आया है कि साइंटिस्ट अब कम से कम वो सुनना शुरू कर दिए। एक ग्रुप तो है उनका है अच्छा उनका दृष्टिकोण, दूसरा जो है अभी भी वो मखौल। देखिए, साइंस ने कई चीजें इसमें से किसी चीज को डिस्प्रूव नहीं कर पाए, चाहे प्रूव ना कर पाए बहुत सारी चीजें। और साइंटिस्ट का ये काम नहीं है कि जिसको प्रूव नहीं कर पाए उसको आप मखौल उड़ाएं, उसको प्रूव करने का प्रयास है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला है ना कि पूरे जो डार्क एज था यूरोप का, उससे लड़ने के लिए तो साइंटिस्ट बना। अब साइंटिस्ट का एक ऐसा संप्रदाय बन गया है जो सबसे ज्यादा कन्फाइंड है, वो ओपन नहीं है, वो एकदम कंजर्वेटिव हो गया है। वो लिखा है कि वो ऐसे हो गया है जैसे किसी को जंजीर से बांध देता है ना, वो उससे बाहर ही नहीं निकल सकता, वैसे साइंटिस्ट की हालत है। ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट। वो आप इन चीजों पे बात करेंगे ना तो 90% इंडिया के लोग बेकार है, क्या वेस्ट है। मतलब वही है, जैसे हम तो साइंटिस्ट है लेकिन हमने इतना पढ़ लिया कि जैसे सेटल एस्पेक्ट पढ़ लिया है, तो लेकिन फिर आगे समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन हाइजेनबर्ग जब आए उनको जब पढ़ा तो लगा कि अरे क्या है ये, तो मेरा पूरा क्वांटम फिजिक्स को सॉल्व कर दिया। सॉल्व कर दिया। उनका तो स्टेटमेंट है ये। अब देखिए इसी को अलग अलग फिर वही बता रहे हैं। अब जो हमने कहा है वो सूत्र वाक्य है, उसमें सब कुछ था, इसी को सिर्फ अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। यद वाचा नभ्युदितम, अलग अलग बता रहे हैं। जो पहले बताया है एक साथ, यद वाचा नभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते सदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्य। अब उनको लगता है कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, खोल के और बता रहा कि देखिए यद वाचा नभ्युदितम, वाणी के द्वारा जिसको नहीं प्रकाशित कर सकते, वाणी के द्वारा जिसको नहीं बता सकते, येन वाग अभ्युद्यते, लेकिन जिसके द्वारा वाणी फंक्शनल होती है, प्रकाशित होती है। ठीक है ना, वाणी के द्वारा उसको नहीं बता सकते, लेकिन उसके द्वारा वाणी जो है वो फंक्शनल होती है। ये तो अनुभव है ना, देखिए ना कहां से ये वाणी फंक्शनल हो रही है, उसका तो खोजना पड़ेगा। लेकिन वाणी तो प्रकाशित कर रही है ना, हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम एक दूसरे से पूरा जीवन ऐसे ही चलाते हैं। तदेव ब्रह्म कहते हैं आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्म क्या चीज है। हम जिस मन के मन की बात बोल रहे हैं, चक्षु के चक्षु की बात बोल रहे हैं, वाणी की बात बोल रहे हैं, वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या कहते हैं, बृहत्तमत्वात् ब्रह्म। देखिए ये भी आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी दो है ना, एक्सपांडिंग यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं ना। अब देखिए ब्रह्म के दो मीनिंग, एक है बृंगनात् ब्रह्म, एक है बृहत्तमत्वात् ब्रह्म। एक है जो ऑल परवेसिव है, एक है जो एक्सपांड कर रहा, फैल रहा है, वृद्धि से बना है ना, बढ़ रहा है। तो इसीलिए ब्रह्म को हमारे यहाँ दो लेयर पे ले आया, एक पर ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म। ये आपको उपनिषद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उपनिषद में ही सारी बातें हैं। एक पर ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म। जो मन का मन है वो तो पर है, और जो मन है वो अपर है। दो लेयर बनाया ना, एक तो इंद्रिय मन सब कुछ है, दूसरा है जो इसका जो सोर्स है। तो जो सोर्स है उसका नाम है पर ब्रह्म, और जो इफेक्ट है उसका नाम है अपर ब्रह्म। क्यों है पता है? क्योंकि एनर्जी तो सब जगह है ना। देखिए सब मिलाकर एक एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के फॉर्म भी अलग अलग है, वो भी तो एनर्जी है ना। ये बात समझे? ये टेबल जो है एक फॉर्म है इसका, लेकिन है एनर्जी है। तो एक हुआ एनर्जी का सिंगुलर एस्पेक्ट, एक हुआ एनर्जी का प्लूरल एस्पेक्ट। तो जो प्लूरल है वो इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, ये प्लूरलिटी है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये प्लूरलिटी में है, लेकिन उसी का एक सिंगुलर फॉर्म है जो सब में वही आत्मा है। तो दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। हमारे ही अंदर जो एक चीज है जो सिंगुलर है, ऑल परवेसिव है, उसको कहेंगे परब्रह्म। और उसी का जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन जो पानी का बुलबुला बनेगा तो उसमें भी तो पानी है ना, है ना। उससे जो बनेगा, मान लीजिए सोने की अंगूठी बनेगा, तो अंगूठी में तो सोना ही रहेगा ना। इसी को छांदोग्योपनिषद में श्वेतकेतु को समझाया है आरुणि उद्दालक कि देखो एक तो हो गया गोल्ड, एक हो गया गोल्ड का फॉर्म। कोई अंगूठी बना लिया, कोई नेकलेस बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई कुछ बना लिया। तो आपके माइंड तो दो तरह के हो सकते हैं ना, फॉर्म ओरिएंटेड और सोर्स ओरिएंटेड, गोल्ड ओरिएंटेड। तो गोल्ड ओरिएंटेड जब होगा तो एक सिंगुलर हो जाएगा, अब फॉर्म ओरिएंटेड होगा तो प्लूरल हो जाएगा। फिर आप अंगूठी और नेकलेस के लिए लड़ाई भी कर सकते हैं कि मैं ये लूंगा तो मैं ये लूंगा, उसमें फॉर्म इंपॉर्टेंट है। लेकिन गोल्ड वाला जब बुद्धि हो गया तो वो अंगूठी हो या हीरा हो या नेकलेस हो या कुछ भी हो, है गोल्ड ही, ये बुद्धि दिमाग में, वो परब्रह्म, अपर ब्रह्म। ठीक है, ऐसे ही साइंटिस्ट ने ये कह दिया है कि ये टेबल, चेयर, बॉडी सब क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन इन सब में एक ही एनर्जी है।
और E is equal to mc square में वो वही सेम चीज इक्वल टू, मतलब ही यही है कि मास इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है ना, वो साफ है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। वही चीज यहाँ कह रही है कि जो अपर है ना, अपर का मतलब लिमिटेड, अपर का मतलब इफेक्ट, अपर का मतलब फॉर्म, ठीक है, पर का मतलब उसका जो सोर्स है। तो जो सोर्स है उसके द्वारा तो फॉर्म जो है वो कंट्रोल्ड है, लेकिन फॉर्म के द्वारा आप सोर्स तक नहीं जा सकते, मतलब देख नहीं सकते उसको। ये कहने का मतलब। इसको यहाँ कहा है कि यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा जिसको अनभ्युदितम का मतलब अप्रकाशितम, वाणी के द्वारा जिसको नहीं बता सकते, लेकिन जिसके द्वारा वाणी जो है वो फंक्शनल है, जिसके द्वारा वाणी फंक्शनल है, और जिसको वाणी से नहीं बता सकते उसको ब्रह्म समझो। उसके अतिरिक्त किसी को ब्रह्म समझ रहे हो तो ब्रह्म में हो। में भी जरा सा ही होता है। ब्रह्म नहीं ब्रह्म, ये बात समझ गए ना, वो साफ साफ कह रहे हैं। और बृहदारण्यक में तो यहाँ तक कहते हैं कि देवी देवता जो भी हैं वो सब भी फॉर्म है। इसीलिए किसी देवी देवता की कोई उपासना करता है तो वो उसको सीमित फल तो देंगे, लेकिन वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वो भी लिमिटेड है, आप भी लिमिटेड हो जाएंगे। कैसे उदाहरण दिया है वहां पे कि जैसे बैल को कोई बांध देता है, ये बृहदारण्य का उदाहरण है। बैल को कोई बांध देता है तो उसी खूंटे के चारों तरफ घूमता रहता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही आप किसी फॉर्म देवता के कायद की यदि उपासना करते हैं तो आप भी उसी सीमितता में घूमते रहेंगे। आपको इसको ट्रांसेंड करना है। उस देवता का जो सोर्स है उसकी उपासना करो, उस लिमिटेड फॉर्म की ना। तो यही कहते हैं तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, पर को नेदम यदि तुम उपासते, जिसको एक कन्फाइंड फॉर्म की जो तुम उपासना कर रहे हो और ये मान के उपासना कर रहे हो कि ये अल्टीमेट है, ये नहीं है। तो देवता है वो अपर ब्रह्म, अपर है। ये उपनिषद निर्गुण उपासना बता रहे हैं। देश काला ये इसका देश कालावच्छिन्न का मतलब है कि आप हैं ना फॉर्म रूप में, तो आप अभी कितने बज के कितने मिनट में यहाँ हैं और भारतीय विद्या भवन के रूम नंबर इतने में है, तो एक हो गया देश। देश का मतलब भारतीय विद्या भवन, रूम नंबर इतना, स्थान। और काल हो गया कि 2 बज के 3 बज के इतने मिनट। तो जो है ना टाइम और स्पेस में मेजरमेंट करते हैं। न्यूटोनियन साइंस जो है ना वो भी पूरा टाइम स्पेस में मेजर करता है। इतने बज के इतने मिनट में आप यहाँ और इतने बजे, ये टाइम स्पेस है। कहते हैं ये जो मन का मन है ना इससे परे है, उसको न तो टाइम से आप मेजर कर सकते हैं न स्पेस से कर सकते हैं। बिकॉज टाइम एंड स्पेस आर द प्रोडक्ट ऑफ आत्मा। प्रोडक्ट आगे तैतरी में देखेंगे, तस्मात तस्मात आत्मना आकाश संभूत, कहते उसी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। बृहदारण्य ये मांडुक्योपनिषद में देखेंगे तो ओम इते तदक्षरमिदं सर्वम तस्योप व्याख्यानम भूतम भवद भविष्यति। हाँ, ये अभी उस पे काम कर रहे हैं, अभी इनको पूरे जुबान पे। टाइम जो है ना, टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट अल्टीमेट ट्रूथ। स्पेस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट। तो टाइम स्पेस के द्वारा उसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि जो फॉर्म है ना वो देश काल से अवच्छिन्न है, डिलिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। बट दिस मन का जो मन है दैट इज बियॉन्ड टाइम स्पेस। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, यदि उसका टाइम जानेंगे तो स्पेस नहीं जान सकते, स्पेस जानेंगे तो टाइम नहीं, इसीलिए अनसर्टेनिटी। तो वो झलक है, समझे ना, ग्लिम्स है एक हल्का सा कि इसके आगे क्या है, साइंस डोर नॉक कर रहा है। ये यहाँ नेदम यदिदम उपासते न इदम यत। कहते हैं आप जैसे हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी का ब्रह्म के रूप में भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी का जो फॉर्म के रूप में आप कर रहे हैं कि हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं और जय हनुमान ज्ञान भूत भगा देंगे, तो ये लिमिटेड फॉर्म, फिर उतना ही करेंगे।
ये फॉर्मलेस स्टेट जो है, जो निर्गुण निराकार, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो बिना फॉर्म के, विच इज मोर लाइक जो आर्य समाजी प्रिंसिपल है। निराकार निर्गुण निर्गुण वो दोनों मानते हैं। ये देखिए वो आपको दोनों बता रहे हैं, क्रिएशन को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिएशन लिमिटेड है। सगुण यही जो साकार ये निर्गुण की उपासना कैसे हो सकती ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा। कबीर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप हनुमान जी का जैसे देख रहे हैं ना, अभी अध्यात्म रामायण का एक श्लोक सुना था, हनुमान जी और राम का डायलॉग। तो उसमें वो हनुमान जी कहते हैं कि देह बुद्ध तु दासो हम, जब मैं अपने को देहधारी समझता हूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप किसी को भी ले लीजिए, कोई देवता हो तो आप उनके सेवक हुए, क्योंकि हम देह मान रहे हैं। आत्म बुद्ध, ये जीव बुद्ध त्वदंश का, जब मैं अपने को देह से परे एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस के रूप में देखता हूँ तो आप होल है, मैं पार्ट हूँ। जीव बुद्ध त्वदंश का, आत्म बुद्ध त्वमय वाहम, और जब मैं अपने को आत्मा के रूप में देखता हूँ तो जो आप है वही मैं हूँ। आप समझ गए ना, माइक्रो माइक्रो लेयर है, ये लेयर है। आप इस समय कहाँ हैं, आपका मन कैसा चल रहा है? आप अपने को देहधारी मान रहे हैं तो दूसरे से आपको भेद रखना पड़ेगा। उसको, वो आपका देवता है तो वो सुपीरियर हैं, आप उनसे चाहते हैं कुछ। जब जीव रूप में देखेंगे तो वो बड़े हैं, आप उसके पार्ट हो गए। और जब आप आत्मा के रूप में आएंगे, जो मन का मन है, तो जो वो है वही आप, तो भेद खत्म हो गया। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना, इस पे वो डिपेंड करता है। लेकिन कहीं आप यदि स्टक कर गए किसी फॉर्म में तो वो अल्टीमेट नहीं है, ये आपको बता रहे। वो ऊपर जाने का साधन है। हनुमान जी किसी को बहुत अच्छे लगते हैं तो कम से कम उसका माइंड तो फोकस्ड हो गया ना, जिसके कारण वो मन उसका सटल, ग्रॉस से सटल की ओर जाने लगा, दिशा मिल गई। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो इसमें कहते हैं हनुमान जी बता देंगे कि मैं फिर नहीं हूं और आगे जाओ। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं ना कि वो काली जी से बात करते थे, तो बात करते थे तो जब ये होता रहा तो वो समझते थे कि यही अल्टीमेट है। तो बाद में कहते हैं तोतापुरी जी आए, उड़ीसा से थे, वो बड़े, उनको ब्रह्मज्ञानी माना जाता। तो कहते हैं कि जो तुम जिनको अल्टीमेट समझ रहे हो ना, वो नहीं है, तुमको अल्टीमेट से मतलब फॉर्मलेस स्टेट में जाना है। तो बोले कि ये किसने कहा है कि आप ठीक बोल रहे हैं? तो बोले जाके उन्हीं से पूछो, यदि वार्तालाप हो रहा है ना उन्हीं से पूछो। तो गए अंदर, तो कहते हैं उनको कहा कि मैंने उसको भेजा है तुम्हें समझाने के लिए कि तुम जो फॉर्म में टिके हो ना, अब उस फॉर्म से फॉर्मलेस स्टेट में जाओ। तो इसमें ये सहायक है, समझे कि नहीं? हम मन को केंद्रित करें और जो हमें अच्छा लगे, जो किसी को कोई रूप अच्छा लगता है किसी को, लेकिन इसके कारण आपका मन जो है ना फोकस्ड हो जाता है, टिक जाता है। और जब मन टिक गया तो ट्रुथ सामने आने लगेगा, कुछ तो आएगा, और कुछ जो आएगा वही सब कुछ तक ले जाएगा। ये तक हो जाएगा। इसीलिए हम सगुण में रह रहे हैं, साकार में रह रहे हैं, तो इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। इसी सगुण से कोई ऐसा फॉर्म लीजिए जो आपके मन को केंद्रित करे। गीता में भगवान ने कहा क्लेशोधिस तरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, केवल निर्गुण में कोई मन लगा देगा, कोई मन ही नहीं लगेगा उसको। यही आप कह रहे थे ना, किसी का नहीं लगता। ये हो गया कि आकाश में देखो कि यही ब्रह्म है, तो कहीं भटकने लगेगा। लेकिन कोई अच्छा फॉर्म दे जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मन को कंसंट्रेट करेगा। और जब आप वहां जाएंगे, ट्रुथ रिवील करेगा तो पता चलेगा कि इसका सोर्स जो है वो हमें बुला रहा है। तो Directionally you get into the same correct direction. सेम स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए ये जो है ना, ये दोनों को मानते हैं, क्योंकि फॉर्म में संसार है, लेकिन फॉर्म के थ्रू ही फॉर्मलेस स्टेट में जाना है। वो है ना अस्थि होल यूनिवर्स इज लेबोरेटरी, यू हैव टू पिक अप सम फॉर्म दैट अट्रैक्ट्स यू एंड थ्रू दैट यू कैन मूव टू दैट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट। ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि जो कुछ भी है उसी का मैनिफेस्टेशन है, तो उसी के किसी फॉर्म को लेके आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो योग सूत्र में भी यही कहा है, अंत में बताया कि इस पे ध्यान करो, इस पे ध्यान करो, इस पे करो,
अंत में का यथा विमध्यानाद वा, जो अट्रैक्ट करे उसी पे करो, ये बेस्ट वे है आपको। तो इसमें इन्होंने साफ अंतर बता दिया है कि 3 स्टेट जो है ना, जैसे ग्रॉस स्टेट, जैसे सटल स्टेट और कॉजल स्टेट, ये 3 स्टेट जो है ये पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म की कैटेगरी है, ठीक है ना। और जो अल्टीमेट ट्रुथ है, आत्मा या ब्रह्म जिसको आप कहते हैं, वो पर ब्रह्म है, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से किसी फॉर्म को लेके, किसी स्टेट को लेके आप वहां पहुंच सकते हैं। और यथा विमध्यानाद, जो आपको अच्छा लगे, इससे अच्छा विकल्प और क्या दे सकते हैं। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है ना, आप मंदिर नहीं भी जा सकते। आप कहेंगे कि मुझे हनुमान जी नहीं पसंद है, तो ठीक है, वो पसंद है तो भी ठीक है, कोई पसंद नहीं है तो भी ठीक है। इतना लिबरल कौन आपको फिलोसफी देगा। तो ये ऐसी चीज है, आपको डायरेक्ट निर्गुण पे मन लग रहा है तो और अच्छा है, दी बेस्ट है। लेकिन सामान्य लोगों का ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मन जो है वो फॉर्म को खोजता है। मन जो है ना हमेशा फॉर्म को खोजता है, एंकर पॉइंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए वो। इसीलिए कोई फॉर्म ले लीजिए तो वो आपको आगे बढ़ा देगा। तो ये एक चीज बिल्कुल साफ हमें समझ लेना चाहिए कि जो देवता का रूप है, वो देवता का रूप जो है वो पर ब्रह्म की कैटेगरी में है या अपर ब्रह्म की कैटेगरी में, यानी फॉर्म में है वो। और ये कह रहे हैं कि आप जिसकी उपासना कर रहे हो वो अंतिम नहीं है, इसीलिए आप उसको जानो जो इन सब का कारण है, और वो कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है। ये हम अगली क्लास में जब देखेंगे ना तो अंत में कहेंगे इहिचे दवेदी दत्त सत्यम अस्ति, यहीं पर जहां आप हैं वहीं मन का मन है, वहीं इंद्री का इंद्रिय है, वहीं अल्टीमेट ट्रुथ है। आपको इसी आगे देखेंगे कि एक और बड़ा अच्छा मंत्र है कि जो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदति। प्रतिबोध का मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं, दूसरे का जो आप सुन रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसका कारण क्या है, आप इतना ही फोकस करिए अपना दिमाग। कौन समझ रहा है, कौन समझा रहा है। तो बोलने समय स्पीच एक्ट जो आपका है उसका कौन सोर्स है जो आपको दूसरे तक वो अंडरस्टैंडिंग वो उसको दे रहा है। और आप जब किसी की बात समझते हैं तो वो कौन चीज है जो समझ रहा है। कहते इतना ही आप यदि फोकस करें माइंड को तो अमृत तत्व भी बिंदते, तो आप वो अमृत तत्व तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इससे इजी तो कोई मार्ग नहीं है ना। मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, पहले तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं इसको समझ रहा हूं, समझने के बाद मैं मेरी इच्छा हो रही है बोलने की, वो बोल रहा हूं। जो समझ रहा है वो कौन है, वही कह रहे प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक बोध में आप यदि उसको देखते हैं तो अमृतत्वम ही बिंदते, तो आप वहीं सोर्स पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इतना है, आगे इसको देखेंगे कि इसीलिए जब हम ट्रांसेंडेंटल रियलिटी की बात करते हैं तो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से अलग देख रहे हैं, जहां हैं वहीं देख रहे हैं, अपने शरीर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों स्टेट को यहीं पे जानना है, और उसके आधार पे हमें जो जब आप अपर में रहेंगे तो अभ्युदय की स्थिति में रहेंगे, पर में जाएंगे तो मोक्ष की स्थिति है। दोनों स्थिति जरूरी है, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। या इसमें जब तक हम रहेंगे तो मॉर्टेलिटी में, तभी हमें डर लगता है। हमें जो सबको अभिनिवेश जो है ना योग सूत्र में कहते हैं कि जो विद्वान लोग भी जो हैं, जो बड़े ब्रह्मज्ञानी, उनको भी मरते समय डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब तक हम पर की स्थिति में, अपर की स्थिति में है, तब तक वो सीमित है। सीमित यदल्पम तन मर्त्यम, जो सीमित है वो मरणशील है, और जो ऑल परवेसिव है वो इमॉर्टल है, अमृत है। दोनों हमारे ही शरीर के अंदर है।
इसीलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं, आप देख रहे हैं ना, आत्मज्ञानी जो होते हैं उनको लोग कहते हैं इन्होंने शरीर को छोड़ दिया। अपने यहाँ ये भाषा प्रयोग होता है, जो आत्मज्ञानी या ब्रह्म, उनको वो कोई नहीं कहता ये मर गए, वो कहते हैं उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं ये मर गए, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने का मतलब कि ये सीमित में है, इनका अभी डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ। और जो सोर्स लेवल पे चले गए उसका रियलाइजेशन हो गया, वो फिर उनको आत्मज्ञानी मिला। इतना आज रखते हैं और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करें। कोई पूछना है किसी को? तो एक और फ्रेज हम बहुत यूज करते हैं कि मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है, और दैट्स आल्सो इलॉजिकल। वो जीवात्मा, जीवात्मा, नॉट आत्मा आत्मा। नहीं। सर आप ले लीजिए तो हमारी आत्मा हमारा जब कॉन्शियसनेस इन सब के द्वारा लिमिटेड हो जाता है ना, उसको हम जीवात्मा। तो हमारे अंदर जो है वो जीवात्मा है। नहीं, दोनों है। आप जब मन को अपना मानने लगेंगे, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड हो लिमिटेड हो गया गया तो आप ना, जीवात्मा हो गए। और इन सब से जब फ्री आप ही हो जाएंगे तो आप आत्मा। सभी लेयर से अलग हो। सभी लेयर से अलग हो। फाइल ले आइए। दोनों हम करते हैं ना, हम बंधते भी हम हैं, ये मेरा है, मैं ये हूँ। तो मैं जब ये हूँ तो कॉन्शियसनेस लिमिटेड होगी, जीवात्मा होगी। और जब इसी में रहते हुए इससे आप फ्री हो जाएंगे, दोनों हो सकता है ना कि शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर रूप में नहीं हूँ, आई एम समथिंग बियॉन्ड, तो वो आत्मा हो। जब तक हम रियलाइजेशन जीवात्मा। जीवात्मा जब तक बंधन में है, जब तक आप अपना शरीर सबको मान रहे हैं कि इतना ही मैं हूँ, तो जीवात्मा हो गए। और इसी में रहते हुए इससे जब फ्री हो जाएंगे तो आत्मा हो। तो लेकिन प्रश्न तो ये है ना कि हमने सुन लिया, मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो उसके बाद आपने समझा प्रैक्टिस, दिया, मैंने समझ लिया, प्रैक्टिस। सबने समझ लिया, अभी लेकिन मुक्त नहीं। समस्या का है, मुक्ति का है। मुक्ति है श्रवण मनन निधिध्यासन में। सुनिए अब, मुक्ति का मेथड क्या है? श्रवण मनन। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्मा वारे, आत्मा वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं भवति। जो बात अभी आपने पढ़ी है, अब आप दिन भर तो आप पढ़ाएंगे, मान लीजिए आप लाइबनिट्ज को, एरिस्टोटल को, तो आपका श्रवण वही है, मनन वही है, तो मन भी उसी पे टिका रहेगा। वो कह रहे हैं कि जो बात यहाँ बताई है ना, इसके बाद इसका मनन करो, इसका चिंतन करते रहो। कंटेम्पलेशन। चिंतन जैसे ही करेंगे तो आपका आउटर से इनर होना शुरू हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद निधिध्यासन का मतलब है कि वंस यू डिसाइड द मीनिंग, दिस इज द रियलिटी, योर माइंड इज ऑलरेडी फोकस्ड। ये निधिध्यासन है। निधिध्यासन जब करेंगे तो फिर सटलर, फिर सटलेस्ट, फिर ट्रांसेंडेंटल। तो श्रवण मनन निधिध्यासन जब करेंगे तब होगा। ये ऋषि नहीं कहा, किसी का भी जो कहा है किया है वो इस मेथड के थ्रू किया। श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण मनन मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब समाधि समझ। सर इसके पहले वाले मंत्र में भाष्य में ये कहा गया कि सिर्फ उपदेश से अनुभव नहीं हो सकता, सिर्फ उपदेश से अध्यारोप की निवृत्ति हो सकती है बस। उपदेश से मतलब, उपदेश से ये होता है ना अज्ञान समाप्त में, वो उसी का चचेरा भाई समझ। तो उपनिषद ने स्वयं कहा, कठोपनिषद, अज्ञान हटना ना, अभी जितना आपने सुना ना तो कुछ तो अज्ञान कुछ क्या हटा ना। हटाना। कुछ घटा देता कुछ है। तो अज्ञान जब हटा तो कुछ अच्छा तो लगा कुछ ना। कटा। अभी जीवात्मा की फॉर्म में, फिर थोड़े से देर हम आत्मा की फॉर्म में आएंगे, फिर हम फॉर्म नहीं होता है, आत्मा का फॉर्म नहीं होता। अब कैसे बोलेंगे? कुछ तो बोलना नहीं, पड़ेगा। फॉर्म मत बोलिए ना, आप बोलिए कि अभी जो जीवात्मा की स्थिति में है, तो जीवात्मा की स्थिति में हम ये सारी बात सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जुड़े हुए, आइडेंटिफाई किया, ये अभी हम आइडेंटिकल मान रहे हैं। अब ये इसी को तो ये कह रहे हैं कि जिसको आप आइडेंटिकल मान रहे हो नहीं है। तो अब आप इन बातों का सुन लिया, अब इन बातों का धीरे धीरे आप सोचना शुरू करिए। बैठ के अकेले में। बैठ के सोचिए, सोचते सोचते जब आपका मन टिक जाएगा उस पर,
तो आप जीवात्मा से आत्मा की तरफ आपका मूवमेंट शुरू हो जाए। ये बात है। लेकिन आत्मा जो होता है ना, फॉर्म नहीं होता, फॉर्मलेस। ठीक है। नी उपसर्ग पूर्वक है ना, जा धातु से बना है ना? यही धातु से ज्ञान बना है। वाली जो धातु वो अपनी दिस टाइप है ये आर्टिस्ट तो वहाँ नोट्स फिर आपको बताइएगा कैसे जो ध्यान है ना, वही समाधि वन प्रत्यय लगाकर द्वित्व हो गया। जो समाधि है ना, उसी को यहाँ पे फिर ल्यूट लगा है ना, ये ध्यान करना है, ल्यूट भी लगा है। किसका क्या दूंगा आपके पास ही था। मैंने चेक भी देना ठीक चेक बुक ले आया ठीक है, देखा आप सोच रहे अभी निकालेंगे आपको चाय पीने चाय पिया। आज तो बहुत टफ नहीं लगा ना। हाँ, इधर आज ठाकुर जी साइन करा लिए जी मैं अभी करा लेता चलो, आज तो कठिन नहीं लगा ना। बनर्जी साहब आज कठिन हिंसा वाला तो नहीं, तो पहले वाला भी नहीं, और आप उधर आते हैं ना, उनके पास आइए, फिर मेरे पास आइए, मैं भी बैठे रहती हूँ। आज लानी थी उसको कोई कौन सी बोली थी? आप तो यहाँ आए नहीं। कारण तो बस व्हाट्सएप में आया था, वैसे तो आया मैं तो बात मुझे मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप मैं गया लड़की की शादी मेरे घर के बगल में ही था। नहीं, मैं पहले में गई पहली लड़की इस बार फोन कर दिया केवल व्हाट्सएप के उन्होंने मुझे फोन किया। आपसे तो संबंध हो गया ना, क्यों आप मैडम वो मैं तो वैसे भी कम जाता हूँ उसमें लड़का होता तो मैं नहीं अभी भी अगर फोन करते वो सब चल रहा है। फोटो सेट करो लो, पैकेट फोटो अगर ये है ना कि जो अभी स्थिति है ना, उसमें लगता है कि नीट वाले में इंसान चल रहा है डाउन किया है और नेगेटिव पेज ही चल रहा है। बहुत नेगेटिव
वो लगे हुए हैं सारे, लेकिन ये जैसे ये जो चीज है, ये चीज तो यदि कोर्ट जाए तभी वो मुझे ठीक है। 2 साल बीम बनने के लिए लेकिन वहाँ देखिए कोर्ट गए तभी तो कोर्ट में नया समीकरण एक और भी बात है ना सर, वो अपर से पर की स्थिति है, वो अभी अपर के देखिए सारी नंदी जो हो रही है ना अपर के पद से हाँ। और देखिए इतना भी जो हम प्रयास कर रहे हैं पद पर अधिष्ठित होने से प्रतिष्ठा बनेगी। केंद्र की दृष्टि से हमारे यहाँ बन गया कि जो हमारे वो कहते हैं गुरु जी मतलब किसी को भेजा है, लेकिन अभी वो ऐसा पर्सनली They are not using the word नहीं नहीं कर सकते वही यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वो अमीना से यही बात हो गई। वो लिमिटेड, दे आर लिमिटेड। ये सर्विसेज आल्सो मेरी भी वही नहीं, वो अभी किसी स्थिति में है, वो किसी के एक्शन भी नहीं ले सकते। सभी इतने खेले हुए हैं। मुझे अपनी स्पेशली हमारे यहाँ तो ऐसे गिरीजिंग कर दिया है, जितने अपने लोग ऐसे बन गए विलेन जैसे। ऐसी जगह और मैडम है क्या क्या किए, मतलब कहते थे मेरी माता, और अब माता से एकदम माता वो जो है ना पूरा का पूरा जो उनका नजदीक से देखें they don't have a concern with these tendencies. There is no believe in this special. ऐसे ही कर दिया होगा मैडम, बोल देता पता पहले किसको चले तो तुम Tomorrow will be seen. मुझे भी थोड़ा theory ना but we think demons are another species and we are मेरे यहाँ भी तो माया जल फैलाने लगे। इधर भी शुरू we are materialistic level of demons. लोगों ने भारी विरोध किया है, और वहाँ अब वो भी वहाँ भी जाल फैला। One belongs to metaphysical philosophy and another belongs to epistemology. To know the ultimate reality about any thing, it is called metaphysics. Who am I? What is that? What is like? बड़ी लकीर If आप तो स्वयं बड़ी लकीर क्या हमारे evidence उनके मुकाबले अरे उनके सामने वो तो उन्होंने तो उनको सिखाया पर वही तो मैं epistemology नहीं तो मेरा करते अच्छा अच्छा और भी कहीं हुआ perception नहीं सर, बात मेरे भी नहीं है सर इग्नू में मैं देख बात clouds in our the father में गई थी but then verbal इससे क्या मेरी that comparison, that negation, so many sources to know these things. नहीं अब नहीं है इनका नाम इग्नू के किसी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स उनका बहुत जगह नाम है कि इतनी ये बात भी फैली है बहुत और मुझे लगता है ये 2 साल दिन से पूरा करते करते ना इनका ना इतना महंगा न पड़ गया ये कहीं मुँह दिखता है इनके यहाँ भी कोर्ट खुल गए
निकल जाए। वहाँ भी माया फैला है। यही दोनों मिलके कर रहे थे, लेकिन उनका भी स्वार्थ है, जैसे अपने शरीराम जी का स्वार्थ है, उसका This is the same. same. Where should I get it? I have one more. Dr. Radhakrishnan is the आपको इसमें जैसे ना एक एक वर्ड का देते हैं। जैसे एक वर्ड का है ना? तो ये किसका है? आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, आप में वो सब कुछ है क्या? बाकी हम लोग तो सब साथ आपके साथ मैडम करेंगी, लेकिन आपकी जो दृष्टि है सारी वो जो है ना डिस्टिंक्शन मैडम ही करेंगी, लेकिन आपकी दृष्टि आपके मेरा तो उसमें सारे दखल भी इंग्लिश में क्या कहते बड़ी रेखा तो खींच नहीं सकते। वही एक रास्ता है, सब हैं? आपके यहाँ का एक मैंने आपके ऑर्डर के साथ भी आपने जो आइडिया दिया था मुझे रिसर्च करा के मैं देखो आप कैसे हैं ग्लोबल लेवल पे अभी सबके दिमाग में फॉर्मल लॉजिक का मोनिका या क्या प्रॉब्लम है के साथ किया कि नहीं किया हाँ हाँ वो तो तैयार है आपकी तैयार है लेकिन फिजिबिलिटी मैंने मेरे घर बैठ के इसके साथ प्रोजेक्ट किया होता है ये तो अच्छा आइडिया दिया टारगेट को पूछ रहा था टारगेट ऑडियंस ड्यूटी नहीं है, एग्जाम था ना तो उसे देख के आना था पेपर एग्जाम चल रहा है। 3 बजे था, 3:30 के बाद ही देख सकते हैं। देख करके फिर क्या हुआ इस दवाई का? अभी तीसरी रिपोर्ट ही नहीं है कल भी मैंने पिछले हफ्ते फोन किया था कल फिर फोन किया अब कह रहे हैं मैं से ही पूछा था कल सर से बात हुई तो मेरे सामने में फोन किया। मैंने भी कल ही किया पर अब तो भेज देंगे अगर उसने भी किया था कल मैंने भी सुरेंद्र कुमार जी उसका जैसी आएगी हमारे पास तो आप ही ले लीजिए
मेरे मौसम के कारण नहीं, नहीं, रहने